बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने वालों को सुबह बखैर और सुनो पाकिस्तान में वेलकम कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट माहम जाहिद और मैं हूँ अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग जाओगे खैर वाफिस से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, दिन का आगाज़ मुस्बत अंदाज के साथ, मुस्बत सोच के साथ यकीनन हुआ होगा। हम भी माहम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बड़ी अच्छी खबर है और कल ये खबर टीवी स्क्रीन्स पर भी चलती रही है। इसके विजुअल सामने आते रहे, बहुत अच्छा लगा देखकर। और ख़बर कुछ यूँ है जी के बलूचिस्तान में जहाँ हमने देखा है कि जी बारिशों और सैलाबी रैलों की तबाहकारियाँ जारी हैं, वहीं पे किला अब्दुल्ला में रैले में बहने वाले कार सवार जो अफराद हैं उन्हें एक मकामी एक्सकेवेटर ड्राइवर मुहिबुल्लाह ने जान पर खेल कर बचाया है। और एक्सकेवेटर ड्राइवर ने खातून और बच्चों की ज़िंदगी बचाकर खिदमत खल की आला मिसाल कायम की है। हम ये विजुअल्स उस वक्त हैं जी बिल्कुल, हम ये देख सकते हैं। और कल से जब से ये मेरे सामने वीडियो आ रही है, एक नया ही जज्बा और नया ही जोश इंसान में पैदा होता है। कितना ही कोई कहते हैं ना कि खूबसूरत जज्बा होगा ये कि अपनी जान की कुर्बानी देने के बराबर ही है ये कि अपनी जान को खातिर में नहीं रखा और इतना बड़ा इकदाम किया है। ये हमारे नौजवान हैं और हमारा सासा है पाकिस्तान का। और स्पेशली ये जज्बा देखा जाता है ख़ास कर मुसलमानों में। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो एक और भी इंटरनेशनली भी एक नौजवान था कि हमला आवर जो थे वो आए थे खातून पे हमला करने और बच्चा भी था जिसमें जो नौजवान था हमारा मुसलमान था, उसने बचाया। बिल्कुल, ये अक्सर वैसे इस तरह के वाकयात जो हैं वो देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि माहम ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी बात है कि मौके पे आपका दिमाग कितना काम कर गया और आपने फौरी तौर पर कोई हिकमत अमली अपनाई और उससे आपने कई जिंदगियों को महफूज कर लिया। तो बड़ी ही आला मिसाल उन्होंने काम करना भी एक बात है और ये जज्बा भी होना बड़ी बात है वो कि अपनी जान आप खतरे में डाल के किसी की जान बचा रहे हैं। इससे बड़ा इकदाम कोई नहीं है। वो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो ये अमली मुजाहरा हमें देखने को मिलता है। ये रियल में हीरो है। हम फिल्मों ड्रामों में तो बहुत देखते हैं कि हीरो आता है, बचाने आ जाता है और हमें लगता है ये सिर्फ मूवीज में होता है, लेकिन ये लाइव हम ये सीन देखकर तो मूवी वाला हिसाब हो गया। सीन पेश करते हैं जी। और वैसे इन्हें इनाम देने की भी दरखास्त की गई है, वैसे मकामी अफराद की जानिब से भी कहा गया है ये। लेकिन साथ ही साथ एक और आपके साथ एडवाइजरी ये भी शेयर करना चाहेंगे हमारी तरफ से, मेरी और माहम की जानिब से एक एडवाइजरी है और वो ये कि आपने हर जगह हीरो भी नहीं बनना होता। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पूरी सिचुएशन को जो है असेस करना है, उसका एनालिसिस करना है। अगर तो फौरी तौर पर आप कोई ऐसी हिकमत अमली अपना सकते हैं जिसमें आप ज्यादा एक्सपर्ट लोगों को बुला सकते हैं जो उस काम में महारत रखते हो कि जो किसी को रेस्क्यू कर सकें, तो आप फौरी तौर पर पहले वो करें। खुद से आपने बगैर सोचे समझे छलांग नहीं लगानी। लेकिन अगर आपको आखिरी हरबा फिर लगे कि यार किसी की जिंदगी बचानी है, किसी की जिंदगी बचानी है, तो इससे ज्यादा खूबसूरत अमल ही कोई नहीं है कि आप अपनी जात को पीछे रख के पहले की दूसरों की जात को देखते हैं। तो वैसे ऐसा हीरो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे भी जो लाइफ है ना कोई हीरो आए और बचा के ले जाए। नॉर्मली खवातीन की ऐसी राब्ता करते हैं मुहिबुल्लाह से कि एक्सकेवेटर लेके लाहौर अभी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन नॉर्मली जो हम आपके क्या बिजली की तारों का कोई मसला चल बिजली की तारों के भी आजकल ये बड़ा मसाइल है कि बिजली चोरी के भी मसाइल आ रहे हैं सामने। तो खैर इनको तो सल्यूट है, हैट्स ऑफ टू दिस नौजवान के भाई क्या कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है। और यकीनन हुकूमती सतह पर भी इनके लिए कोई सराहा जाना चाहिए और सोशल मीडिया पर बहुत सराहा जा रहा है। मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी तो लोग कह रहे थे भाई इन्हें इनाम दें, इन्हें कोई अवार्ड दें। तो बलूचिस्तान में तो इनामात का सिलसिला जारी है। होपफुली के हुकूमती सतह पर भी अब इन्हें इनाम दें और दूसरी जानिब जो लोग फंस जाते हैं उनको भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि आप लोग जब रिस्क लेते हैं तो ना सिर्फ अपनी जिंदगियां खतरे में डालते हैं बल्कि अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी आप खतरे में डाल देते हैं कई दफ़ा। और आई एम श्योर कि जो ये खातून थी या जो भी शख्स था इस गाड़ी में, उनकी जानिब से कोई एडवाइजरी मेरे ख्याल से जो वेदर के हवाले से एक आम तौर पर गूगल करके चेक की जा सकती है, उन्होंने शायद नहीं चेक की होगी। और उनके साथ बच्चे भी शामिल थे इस गाड़ी में और अगर उन्हें पहले से पता होता कि वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पर ये मामला इतने संगीन हो सकते हैं, तो शायद ये सिचुएशन ही अवॉइड की जा सकती थी। और जब इस दौरान जब बहुत स्पेल है, जोरों शोर से जारी है, जो मानसून का सीजन है, तो एहतियात करनी चाहिए अवाम को भी कि आप ना निकलें इस तरह, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें क्योंकि हालात जब इतने खराब हो जाते हैं। ये एक सेइंग भी है कि ब्रेव पीपल फेस द सिचुएशन एंड वाइज पीपल अवॉइड द सिचुएशन। चले मैं भी सिचुएशन से अवॉइड करती हूँ। अच्छा
तो ये अब इस सिचुएशन के लिए आप फिर बिल्कुल, अब मौसम के हवाले से जो कि हम बात करें, बलूचिस्तान में ये सूरत हाल थी, तो अब ओवरऑल बात करते जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का जो नया सिस्टम है वो इस मुल्क में दाखिल होने से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, खुसूसन जनूबी पंजाब से ये इतलात आ रही हैं जी कि अर्बन फ्लडिंग का अब खदशा है, और मौसम का हाल बताने वालों ने 24 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। अब आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, इसी बारे से हम बात करते हैं। PDMA के डायरेक्टर जनरल इरफान अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, उनसे जानते हैं कि कैसा मौसम रहेगा और क्या सूरत हाल रहेगी। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सुनो पाकिस्तान में आपको वेलकम कहते हैं। कहिएगा मुल्क में दाखिल होने वाला ये जो बारिशों का नया सिस्टम है कितना खतरनाक हो सकता है, और आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी इरफान साहब। जी अच्छा, जैसा कि आपने कहा 24 तारीख तक बिल्कुल बारिशों का स्पेल वो मौजूद है, और इस वक्त भी हम यहाँ राजनपुर के एरिया में ही आए हुए हैं। और यहाँ आप के इलम में होगा कि जितनी कोहे सलमान पे पिछले 48 और 72 घंटे में बारिश हुई, उससे फिर जितने भी टॉरेंट थे, हिल टॉरेंट, उनमें काफी सारा पानी आया, और अल्टीमेटली उसने डिस्ट्रिक्ट राजनपुर को पास से ही गुजर के अल्टीमेटली इंडस में डिस्चार्ज होना था। तो यहाँ फिर रुझान तहसील और उसमें कुछ जो एरिया है उसमें कुछ सेटलमेंट्स वो इफेक्ट हुई हैं, जिसके ज़मन में आज यहाँ पे कैबिनेट कमेटी के मिनिस्टर्स भी और PDMA भी हम लोग यहाँ वो आए हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है, अब वो जो टॉरेंट्स का पानी है वो दोबारा रिसीड करके तो इंडस में जाके डिस्चार्ज हो चुका है। लेकिन इसने जो उसके रास्ते में, क्योंकि कुछ आबादियां भी थी, सेटलमेंट्स भी थी, कुछ लोगों ने फसलें भी लगाई हुई थी, तो वो जरूर इफेक्ट हुए हैं, जिनके लिए बिल्कुल चीफ मिनिस्टर पंजाब भी उनकी हदायत के ऊपर पूरे जो उनका इवैक्यूएशन है, उनका बाकी रिलीफ और रेस्क्यू की तमाम जो मेजर्स हैं उनको इंश्योर किया जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइएगा इरफान साहब के PDMA की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, तैयारी कर ली गई है खुदा न खास्ता किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए? बिल्कुल, ये सारा साल क्योंकि इसकी प्लानिंग होती है, और चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद भी PDMA में तशरीफ लाई, तो उस वक्त भी हमने खास तौर पे जो एक चीज थी वो थी डीसिल्टिंग का प्रोसेस। तो हमने मल्टीपल साइकिल्स में डीसिल्टिंग करवाई तमाम अर्बन सेंटर्स में, और यही वजह है कि आपने देखा जितनी भी बड़ी बारिशें लाहौर, पिंडी, गुजरांवाला में आई, वो 2, 4, 6 घंटे के बाद पानी जो है वो अल्टीमेटली रिसीड कर गया और जिंदगी दोबारा नॉर्मल हो गई। तो इसी तरह से बाकी भी जितने अरेंजमेंट्स जिसमें लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स हैं बाकी तमाम इंतजाम वो फील्ड फॉर्मेशंस के साथ मिलके उनको अपनी शक्ल दे दी गई है। इंतजाम तो पूरे हैं, तो कब तक ये खतरा रह सकता है, और कौन कौन से एरियाज जो हैं वो हसास हैं जिन्हें कहा गया है कि वहाँ अलर्ट जारी किया गया है, क्या सूरत हाल रह सकती है वहाँ पे? जी देखिए, अभी अगर हम रिवराइन फ्लडिंग की बात करें तो हमारे जो दरियाओं का बहाव में पानी का बहाव है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई अलार्मिंग नहीं है, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल ही चल रहा है। अब चनाब देखें, रावी देखें, सतलुज देखें, झेलम देखें, इंडस में पानी कुछ जो चश्मा और तौंसा के उसके लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन वो भी कोई बहुत अलार्मिंग, वो भी अपने जो नॉर्मल कोर्स है उसी के अंदर ही, फ्लड प्लेन के अंदर पानी है। तो बाकी जो अर्बन फ्लडिंग है इसका बिल्कुल जब तक, क्योंकि अभी हफ्ता 2 हफ्ते मजीद ये ओवरऑल मॉनसून सेकंड फर्स्ट वीक तक चलता है जी, और 24 तक तो क्योंकि एडवाइजरी भी है, तो इसमें आपके चैनल की तरफ से गुजारिश होगी कि क्योंकि अभी आप अगर नुकसानात देखें तो हम पिछले 2 दिन में ही हमारे मोर देन 16 डेथ्स वो रिपोर्ट हुई, कोई बिजली के खंभों की वजह से, कुछ ड्रोनिंग केसेस हुए, कुछ तो इसमें हमें थोड़ा एहतियात की भी जरूरत है कि जब एक जितना अपने आप एहतियात की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया इरफान अली खान साहब, सुनो पाकिस्तान को प्रोग्राम का सिलसिला अजीम आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं मुल्की हालात की। तो बरसात के मौसम में भाई कानून और सियासी महाज दोनों ही गर्म दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस से मुतालिक जो है वो बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ऑडियो लीक से मुतालिक केस में विफाकी हुकूमत की जो अपील है उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 फैसले हैं जिसे मुअत्तल किया गया है और इसे ताहुक्मे सानी कार्रवाई रोकने का
हुक्म दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आज खुद नोटिस लेने का कोई इख्तियार नहीं है। जी बिल्कुल, और हाई कोर्ट ने आर्टिकल 199 की हद को अबूर किया है, ये भी कहा गया। इसके साथ ही अगर मजीद हम नज़र दौड़ाते हैं सियासी मामलात की जानिब, तो अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ अब मुल्कगीर एहतजाज करने के लिए कमर कस ली है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में महमूद खान चकज़ई की सदारत में अहम इजलास हुआ है, जिसमें इतफाक़ किया गया कि 22 अगस्त को हर सूरत इस्लामाबाद में जलसा किया जाएगा, जिसमें हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। अपोजिशन जमातों की मुखालिफत अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादियों ने भी अब आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। और MKM पाकिस्तान ने बिजली के बिलों में रिलीफ को मुस्तरद करते हुए हुकूमत को धमकी लगा दी है। फारूक सत्तार ये कहते हैं जी कि सिंध के साथ किसी सूरत इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो जल्द कराची के अवाम भी सड़कों पर होंगे। उधर बिलावल भुट्टो ने भी वज़ीर आज़म को बड़ा चैलेंज दिया है जी, और कहा यह कि अगर कोई ऐसा अस्पताल दिखा दें जहाँ गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा हो। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है जी कि सेहत के शोबे में वज़ीर आज़म को मदद की हम पेशकश करते हैं, अगर उन्हें ज़रूरत है तो सेहत की मुफ्त सहूलियात के लिए मुराद अली शाह को वो पंजाब भेजने के लिए तैयार है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगी। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मुख्तलिफ खबरें जी इस वक्त हमारे पास, तो सबसे पहले एक और इतला जो आ रही है बानी PTI के हवाले से, वो भी इसमें शामिल करते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जी जो फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई है और उनका जो भी ट्रायल चल रहा है, उन्होंने कहा जी कि वो वादा मुआफ़ गवाह बन सकते हैं और कोशिश ये की जा रही है कि PTI के जो मामला है बिलखसूस उन्हें अब लेकर जाया जाएगा मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ। देखिए जी, खान साहब की इतला है, उन्हें पहले ही इतला मिल गई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप सब पे साल आ रहे हैं, आप गैर जानिबदार हो जाएं और मुझे लगता है कि मेरा केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। तो उसके बाद जनरल फैज़ हमीद की कोर्ट मार्शल की इतला आ गई और आज उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बना दिया। मुझे नहीं लगता कि जो प्रेस रिलीजें आई हैं ISPR की तरफ से कि उसमें जनरल फैज़ हमीद को कोई वादा माफ गवाह बनाया जाएगा, क्योंकि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अनाउंस जब होता है तो एविडेंस इकट्ठा कर लिया जा चुका होता है और अब वो उसके कानूनी मराहिल में है। जो आर्मी एक्ट के तहत जो प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट होता है मिलिट्री कोर्ट का जी, वो एक जनरल साहब होते हैं और उनके साथ एक नंबर 2 होते हैं। तो वो काम शुरू हो चुका हुआ है। अब जो कोलैबोरेटर्स हैं, जिस तरह बताया जा रहा है कि 3 ऑफिसर्स को रिटायर जिनको अरेस्ट किया गया है और बहुत सारे लोग हैं जो शामिल तफ्तीश हैं, और आप इसमें अडियाला जेल का जो 10 रुकनी गैंग है उसको अलग ना समझिएगा। जो सहूलतकारी में मुलव्विस था, जिनको पहले वहाँ से खान साहब की ड्यूटियों से हटाया गया था, तो ये सारी चीज़ें कुछ बहुत लंबा टाइम तो नहीं लगेगा जी। लेकिन सरकारी तौर पे तो 2 ही प्रेस रिलीजें आई हैं। गैर सरकारी तौर पे आप और हम जितनी मर्जी बातें कर लें, लेकिन इशू ये होता है कि अगर झूठ है तो फौरन ISPR को उसकी तरदीद करनी चाहिए, क्योंकि चीजें लिंक की जा रही हैं 9 मई से भी। और जो उन्होंने कहा कि पोस्ट रिटायरमेंट जो सियासी एलिमेंट्स के साथ रखते हैं, तो जनरल फैज़ हमीद की दोस्तियां इस वक्त इस लिहाज से थी कि उन्होंने आखिरी वक्त तक जो जोर लगाया कि वो आर्मी चीफ बन सके, वो नहीं बन सके। और वो रिटायर होके बहुत सारे लोग जो नंबर में होते हैं, लाइन में लगे हुए, वो रिटायर होते हैं फिर खामोशी से घर बैठ जाते हैं जी। लेकिन इनकी रिटायरमेंट के बाद खामोशी नजर नहीं आई, इनका सियासी लोगों के साथ राब्ता, तो वो बहरहाल ताना बाना PTI से जुड़ता है। इसीलिए कभी खान साहब कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, कभी कहते हैं ये मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाएंगे। तो ये चीजें जाहिर करती हैं कि कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। तो राना साहब, क्या दोनों सियासी बड़ी जमातों के साथ ताल्लुक रहा है? क्योंकि नून लीग की जानिब से भी राब्तों की खबरें आती रहीं। बिलखुसूस ख्वाजा आसिफ साहब ने एक निजी चैनल के प्रोग्राम में कहा कि उनकी मुलाकात हुई थी और फिर उन्हें ये कहा गया था कि जी अब जो है आप हुकूमत की तैयारी करें, पंजाब में आपको दे देते हैं, फिर कुछ अरसे बाद वफाक में आपकी हुकूमत होगी। बिल्कुल हुई होगी, मुझे कोई डिनाई करने की जरूरत नहीं है, ना मैं इस पोजीशन में हूँ। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जो ख्वाजा आसिफ डेट्स दे रहे हैं मुलाकातों की, उस वक्त वो DGI नहीं थे, वो आउट ऑफ ISI थे। तो क्या वो जनरल बाजवा के वहाँ पे गए थे? ये बात ख्वाजा आसिफ को बतानी चाहिए, क्योंकि वो मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा के ससुर जनरल एजाज अजीम के घर पे। तो जब वो वहाँ पे हो रही हैं और ये 19 अप्रैल में हुई थी, 2019 अप्रैल में, तो उस वक्त वो DGI भी नहीं थे, आउट ऑफ ISI थे। तो वो किसके वहाँ पे कर रहे थे? उसके बाद उनको लाया गया, वो DGI लगे शायद जुलाई में, और अगस्त में इमरान खान साहब को एक्सटेंशन दे दी गई थी। तो वो तो इमरान खान ने दी थी एक्सटेंशन, फिर चैलेंज वो 22 नवंबर को हुई थी, जबकि 20 नवंबर को नवाज शरीफ लंदन जा चुके हुए थे। तो यहाँ पे कुछ लोगों का एकदम होता है कि जी वो तो बिल्कुल तय करके गए थे। जिन्होंने भी तय किया था उसमें इमरान खान पीछे नहीं थे,
वो जो मर्जी कहें, अगर नवाज शरीफ गए थे तो भिजवाने वालों में ज़ाहिर मंजूरी तो काबीना ने दी थी, जी। लेकिन वो बात कहने की है कि जी वो देख के गुस्से में आ गए कि जहाज में वो बिल्कुल ठीक जा रहे थे, प्लेटलेट्स नहीं गिरे थे। मैंने तो पहले दिन कहा था कि मुझे बताया गया है कि एक उड़न खटोला आएगा, नवाज शरीफ को ले जाएगा, जी। तो वो चले भी गए और उसी उड़न खटोले पे गए जो हमने खबर दी थी उस वक्त। तो ये एक सियासी कोलैबोरेशन थी, लेकिन वो उस वक्त की रिजीम की मंजूरी से थी, क्योंकि वो मुश्किल में थे कि नवाज शरीफ जेल में तो है। इस कोलैबोरेशन का हुकूमत करना ज्यादा मुश्किल फायदा हो गई किसने उठाया? कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ज्यादा फायदा उठाया या फैज हमीद ने इस्तेमाल किया, तो ज्यादा फायदा कहाँ आप देख रहे हैं? देखिए, सब अपने खिलाड़ी अपने अपने फायदे उठा रहे थे, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ तो बरह रास्त कोई गुफ्तगू नहीं हो रही थी। तो गुफ्तगू में तो फिर जुबैर साहब बात कर दें, शहबाज शरीफ बात कर दें, और क्योंकि शहबाज शरीफ ही एम्बुलेंस लेके नैब लाहौर के दफ्तर में गए थे। नवाज शरीफ को वहां से जब नैब की कस्टडी से निकाल के और हॉस्पिटल की कस्टडी में दिया गया था, ठीक है, तो उसके बाद फिर कहानियां बनी कि इतने प्लेटलेट्स गिर गए, ये हो गया, वो हो गया। बहरहाल असल इशू ये है कि हुकूमत को स्मूथ चलाने के लिए जनरल बाजवा ने ये सारा काम किया, लेकिन वो जो आसिफ सईद खोसा साहब थे, उन्होंने 2 दिन बाद सारा काम खराब कर दिया। जब एक्सटेंशन को उन्होंने कानूनी जवाब को चैलेंज कर दिया, 3 दिन भौचाल रहा और फिर वो पार्लियामेंट की तरफ चला गया। हाँ, जनवरी 2020 में जरूर PMLN ने भी बाकी जो हुकूमती तादी जमातों के साथ थे मिल के, पीपल्स पार्टी के साथ, सबने वोट जरूर किया था एक्सटेंशन के मामले को जी। और फिर उसी मामले में आगे चल के जब अदम एतमाद की तहरीक आई, कि जब उन्होंने बताया भी सही DGISI जो आज बैठे हुए हैं और जो उस वक्त DGISPR थे कि हम तो सियासत में हुकूमत की मदद कर करके थक गए थे और हमने कहा था कि बस अब और नहीं होगा। तो ये लड़ाइयाँ थी जो आज तक जारी हैं। खान साहब का बिल्कुल। अच्छा राना साहब, अभी आने वाले दिनों की अगर बात करें तो आपके पास क्या इतलात हैं इसी 9 मई वाले मामलात या फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ्तारी है, फिर बानी PTI जेल में है, इन सारे डॉट्स को अगर कनेक्ट करें, आपको क्या लग रहा है? कोई आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं सूरत हाल किस जानिब जा रही है? क्या कोई अपोजिशन का बड़ा एहतजाज आपको सड़कों पर नजर आएगा आने वाले दिनों में, या फिर कोई बड़ी गिरफ्तारियां इस मामले में होती नजर आएंगी? जैसे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का जो नाम है वो भी सामने आ रहा है और भी कई बड़े नाम आ रहे हैं। गिरफ्तारियां भी होंगी, एहतजाज भी होगा, और लगता यह है कि इमरान खान मिलिट्री कोर्ट भी जाएंगे। अच्छा। और उनका केस अब वहीं जाएगा। ये सारे मामलात होंगे, उसमें देखना ये होगा कि अपोजिशन कितनी मुअस्सर मुहिम चलाती है अपनी। 22 का जलसा कैसा करते हैं, आगे लाहौर में जाते हैं, नहीं जाते हैं, क्योंकि बहरहाल अपोजिशन का ये हक है कि वो जलसे जुलूस करे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बनाए, जो पहले ही हमारे लिए मसला बना हुआ होता है। आगे इजाजत नहीं मिलती PTI को, तो वो फिर आप ध्यान में रखिएगा जो DGISPR ने फौज का पैगाम दिया हुआ है कि जब तक आप माफी नहीं मांगते, जुर्म कबूल नहीं करते दिल के दिल से, आपके साथ बात नहीं हो सकती। तो फिर रास्ता उसका सियासत का भी मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। तो आमिर साहब, आपको क्या लगता है, फिर सियासत जलसे जुलूसों की तरफ जा रही है, फिर गिरफ्तारियों की तरफ जा रहे हैं, इत्तेहाद बनता है, टूटता है और वही सेम सिचुएशन सामने आ जाती है, एक सर्कल है जो रिपीट होता है। तो ये सर्कल कब तक रिपीट होता रहेगा? मुल्क में इस्तेहकाम कहीं आप देख रहे हैं कि यही सिलसिला बस चलता रहना है? अभी फिलहाल तो फौरी तौर पे कोई इस्तेहकाम नजर नहीं आ रहा। हाँ, 9 मई की तर्ज पे एक एहतजाज की कोशिश जरूर होगी अगर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट लेके जाएंगे। अब देखना ये होगा कि मौसर इंतजामी इकदाम कंट्रोल हो सकेंगे, सियासतदान जो हैं वो अपने मौसर एहतजाज को किसी इश्तियाल अंगेजी में बदलने की कोशिश ना करें, तो मामलात आगे चल के फिर कुछ अरसे के बाद सेटल हो जाएंगे। लेकिन उसमें जाहिर है अगर इमरान खान मिलिट्री कोर्ट चले गए तो PTI तो बहुत पीछे जाएगी और लड़ाई बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा राना साहब, मिलिट्री कोर्ट जाना कोई नजर नहीं आ रहे, आगे चल के देखें। मिलिट्री कोर्ट जाना क्या कोई खतरनाक बात है? क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के बाद अगर मामला फिर दीगर अदालतों में जाएगा तो वहां पर तो ऑब्वियसली फिर हम देखते हैं कि सस्टेन नहीं कर पाती हैं चीजें जब मजीद कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो क्या ये कोई खतरनाक बात हो जाएगी मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब जाना? देखिए, मिलिट्री कोर्ट एक आखिरी ऑप्शन ही नजर आ रहा है ना, कि जब सिविल अदालतें हर आदमी को जिसकी वीडियो मौजूद है, जो लोगों को उकसा रहा है और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जा रहा है, वो सबूत ही नजर नहीं आ रहे और वो उन सबको जमानतें मिल रही हैं। तो फिर मिलिट्री कोर्ट का केस जब आएगा, जब फैसला, मतलब मैं तो एक उस पर बात कर रहा हूँ कि मैं तज्जिया कर रहा हूँ कि हाँ ये हो सकता है, तो उसके बाद तो फिर जो मिलिट्री कोर्ट का फैसला होगा उसको अदालत ही देखेगी ना, यानी हाई कोर्ट देखेगी। और वो देखेंगे कि अगर वो पिंडी के केस में बुक होते हैं तो लाहौर हाई कोर्ट देखेगी। इस्लामाबाद का केस तो है नहीं कोई ऐसा दहशतगर्दी का जिसमें इमरान खान का केस फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए,
जहाँ पे वो 6 इस्लामाबाद जजों हाई के कोर्ट खतूत में भी आएगा और मौजूद हैं। अदालतें देखेंगी। आमिर साहब, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जो हैं, सियासत में एक नई चीज़ जो हुई है वो ये है कि उन्होंने चैलेंज किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई अस्पताल दिखा दे जो गरीबों के लिए मुफ्त सहूलियात फराहम करता हो, और अगर आपको खिदमात की ज़रूरत है तो हम मुराद अली शाह को भेज देते हैं। उन्होंने ये भी पेशकश की है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, पहली बात बिलावल भुट्टो ने बहुत अच्छी कही है कि हमने हेल्थ के लिए काम किया है, तो जो काम सही है उसको सराहा जाना चाहिए। और बिलावल भुट्टो के कहने के बाद शहबाज शरीफ को आगे बढ़ जाना चाहिए, मरियम नवाज को भी आगे बढ़ना चाहिए कि जी बिल्कुल ठीक है, हम जायजा लेंगे और ये काम अगर पंजाब में हो सकता है तो क्यों ना किया जाए। इसी तरह जिस तरह जवाब दिया जा रहा है कि बिजली के यूनिट 14 रुपए अगर कम पंजाब में किए गए हैं तो वो भी एक अच्छा कदम है और सेहतमंदाना मुकाबला होना चाहिए सूबों में, तभी हम आगे बढ़ेंगे ना कि कहीं सिंध पीछे है, कहीं कोई और सूबा पीछे है। लेकिन राना साहब इसी बात पे एमक्यूएम शिकवा कर रही है। देखिए, मैं इसी को कह रहा हूँ ना कि शिकवा करने वाले करें। अब वो इत्तेहादिया मरकजी हुकूमत के, तो मरकजी हुकूमत के वजीर आजम ने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी है 200 यूनिट तक वाले को, जो सबसे बिल्कुल गरीब लोग हैं। सबसे पहला कदम शहबाज शरीफ ने उठाया, फिर मरियम नवाज शरीफ ने उठाया कि उन्होंने 500 यूनिट तक वाले को 14 रुपए यूनिट कम किया, और इस दौरान उनका इन 2 महीनों में जो सोलर पैनल का मनसूबा है पूरे पंजाब के लिए वो भी आ जाएगा, जो कि मुस्तकिल हल होगा। तो ये मैं तो समझता हूँ जहाँ सिंध से हेल्थ की आवाज आए, वहाँ पंजाब से बिजली के बिलों की आए, तो केपी क्यों पीछे रहे, सिर्फ बड़कों में क्यों रहे? वो बिजली चोरी के बिल क्यों पे करें? वो अगर सस्टेनेबल कोई काम करना चाहते हैं तो वो करें, आम आदमी की फलाह के लिए करें। यूनिवर्सिटियों की जमीनें बेचने की बजाय वहां पे लोगों को तनख्वाहें दें, जो मामलात हैं हल करें। तो केपी को भी आगे आना चाहिए, हर लिहाज से आगे आना चाहिए, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। और इन सबको मिलके बलोचिस्तान के ऊपर ज़ाहिर है वजीर आजम को और तवज्जो करनी चाहिए, लेकिन वहां भी आम आदमी के लिए होनी चाहिए। हमेशा बड़े लोगों के लिए वहां मराद प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, वज़ीर आला भी उन्हीं के लिए काम करते हैं। असल में जरूरत है, बिल्कुल भी बड़ी खूबसूरत बात राना साहब आपने की कि हमेशा से मराद जो है वो एक मखसूस तबके तक ही महदूद रहती हैं, बल्कि आम आदमी को कोई इसका फायदा नहीं पहुंचता है। आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को दिया और जो सियासी सूरत हाल है, जिस तरह से अनफोल्ड हो रही है ये सारे मामलात, उस पर अपना तज्जिया वो पेश कर रहे थे। अजीम, मैं ब्रेक में भी ये बात कर रही थी कि नेट का बहुत ही इशू रहता है और बड़ा ही प्रॉब्लम है, डाउनलोडिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। और अजीम ने तो अगर चैटिंग करनी हो तो अभी तक उसका मैसेज ही कन्वे नहीं हो पा रहा, तो ये बड़ा आजकल इशू है। और डाउनलोडिंग में शहरियों को शदीद परेशानी का सामना आ रहा है, ख़ासतौर पर फ्री लांसिंग कम्युनिटी जो है इससे शदीद मुतासिर हो रही है। इंटरनेट की सर्विसेज मुतासिर होने पर तमाम मुतालिका इदारों में मुकम्मल खामोशी छाई हुई है और कोई इसकी वजह बताने के लिए तैयार भी नहीं है। जबकि जो वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं शिजा फातिमा, उन्होंने बड़ी अजीबो गरीब मंतिक पेश की है और बड़ी अनोखी मंतिक है जिनको ट्रोल भी बहुत किया जा रहा है और बड़ा डिस्कस भी किया जा रहा है। वो कहती हैं कि हुकूमत ने ना तो इंटरनेट बंद किया है और ना ही इसकी स्पीड को स्लो किया है। इंटरनेट की जो स्पीड कम होने की वजह है वो मुल्क में जो है VPN का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। सही है जी। वज़ीर मुमलिकत की खामोशी हमारे पे भी तारीफ हो गई है सुन के। वज़ीर मुमलिकत ने जो ये बात कही है, ये मेरे ख्याल से एक्सपर्ट से हम जान लेते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है या कोई और वजह है, और अगर तो ये मामला ऐसे प्रोलॉन्ग करते हैं ज्यादा अरसा तो कितना खतरनाक ये ट्रेंड हो सकता है। मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया तो है, IT एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन VPN भी नेट से ही यूज होता है। हाँ जी बिल्कुल, कनेक्टिविटी आपको पहले चाहिए इंटरनेट के लिए, VPN बाद में यूज करते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ डिजिटल राइट एक्टिविस्ट हैं जी दोनों, असद बेग साहब और फरीहा अजीज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। अब आजकल ये आपसे भी यही बात करना चाह रहे हैं कि ये हॉट टॉपिक है जी, इंटरनेट स्लो है और बिलखसूस वो लोग के जो होम फ्रॉम वर्क करते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वज़ीर मुमलिकत की जानिब से जो बयान सामने आता है कि जी ये VPN चूंकि लोग इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से इंटरनेट स्लो है, तो इसमें सच्चाई क्या है? सबसे पहले फरीहा आप बताइए। जी शुक्रिया। देखिए, मेरी नज़र में तो ये हमें इस तरह की जो बातें करके ये ट्रक की बत्ती कि फायर वॉल लग गई, VPN की वजह से स्लो हो गया। सवाल तो ये है ना कि VPN लोग इस्तेमाल क्यों करने पे मजबूर हो गए। आम आवाम हमारी प्राइवेसी के लिए तो नहीं करती, जो कि एक टिपिकली VPN का फंक्शन
होता है, जी। क्योंकि आपने बंदिश की हुई है। खासतौर पे व्हाट्सएप का जो आपने मीडिया का फ्लो डिस्टर्ब किया, और मेटा कह चुका है कि हमारी तरफ से कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, ये तो मानने को तैयार नहीं है कि ये कुछ कर रहे हैं और कुछ किया जा रहा है यहाँ पे। तो चाहे, और कुछ टेक्निकल सर्कल्स में ये बात है कि किसी हद तक शायद अगर इस बात में कोई सच्चाई हो भी टेक्निकल रीजंस की वजह से जो लोड पड़ता है, लेकिन इस हद तक नहीं, और कुछ तो बिल्कुल किया जा रहा है। ये बात तो बिल्कुल नहीं मानी जा सकती कि हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही है। और ये एक्स की बंदिश के टाइम पे भी यही हुआ था, हम कुछ नहीं कर रहे, टेक्निकल ग्लिच है, एक्स का मसला है, और फिर पता चला कि बैन की नोटिफिकेशन है। तो आगे जाके मुमकिन है कि हमें यही पता चले जब ये सारी चीज हो चुके, लग चुकी हो, चल रही हो, कि कुछ तो लगा ही रहे थे लेकिन हमें ये नहीं बता रहे। अच्छा, जो फायर वॉल का जिक्र हो रहा है, आपको क्या लगता है अब तक कितने मुल्कों में ये जो फायरवॉल का जो है तजुर्बा हो चुका है? असद साहब, आप बताइएगा इस पर कि ये फायरवॉल का जो तजुर्बा है कितने मुल्कों में अब तक हो चुका है, और क्या इसमें सदाकत है और इसमें कितनी कामयाबी मिल सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बात की जा रही है टेलीविजन पे भी, आई थिंक इस पे कई दफ़ा बात हुई है कि अमेरिका में और यूके में और वेस्टर्न कंट्रीज में है, तो आई थिंक उस पे तो बहुत सारे इदारों ने फैक्ट चेक भी कर दिया है और उन्होंने फैक्ट चेक करके वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल ली है कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये सिर्फ एक उस नैरेटिव को आई थिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है। दूसरी बात ये है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा सा आपके सुनने वालों के लिए, देखिए यहाँ पे हमें देखने में लग रहा है कि इंटरनेट को हुकूमत कोई अहमियत नहीं देती। जी। अगर यही काम, एक मिनट के लिए सोचे, यही काम अगर लेट्स से बिजली के साथ करना होता, तो क्या हम ये करते कि कुछ ऐसा काम करें कि 4 दिन 5 दिन 10 दिन लोड शेडिंग हो जाए मुल्क में? नहीं करते ना। तो लेकिन इंटरनेट के साथ इसलिए कर लिया क्योंकि इंटरनेट का हमें लगता है कि बस ठीक है, इंटरनेट बंद हो गया तो कोई मसला नहीं। और ये वाला जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना कि इंटरनेट को गवर्नमेंट कुछ समझ ही नहीं रही है कि उससे हो क्या रहा है, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मुझे लगता है ये सॉल्व करने की पहले जरूरत है और गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा बताने की जरूरत है। लेकिन असद साहब, बिजली को भी हुकूमत कुछ नहीं समझती है, बिजली भी जाती है तो घंटों घंटों ही जाती है, उस पर भी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। इंटरनेट का तो खैर मौजू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कितने भी फ्रीलांसिंग जो कम्युनिटी है उनको प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। ये मसला आ रहा है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, यही सवाल है कि जी अंडरप्ले किया जा रहा है सारी सिचुएशन को, इसकी सेंसिटिविटी कितनी हो सकती है, नुकसान कितना हो सकता है, क्या इसका इदराक ही नहीं है हुकूमती सतह पर? क्योंकि अभी कल की खबर है जी कि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उन्होंने $395 मिलियन एक हफ्ते में सिक्योर किया है स्टार्टअप्स के मद में जो है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, हमारे यहाँ पर जो नौजवान तबका है वो लोग इतने टैलेंटेड हैं, तो ये कहाँ जा रहे हैं हम? देखें, ये सोचा ही नहीं जा सकता आजकल के मॉडर्न एज में कि जो पॉवर्टी एलिविएशन है किसी भी मुल्क में, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई और मुल्क हो, वो टेक्नोलॉजी के बगैर हो सकती है। ये सोचा ही नहीं जा सकता, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, जो एआई रेवोल्यूशन आ रहा है, जो आपके इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कार रेवोल्यूशन आ रहे हैं, बैटरीज के लोग बना रहे हैं, लाइट से लाइट बैटरीज, उसके लिए आपको बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसमें इंटरनेट टॉप पे लिस्ट पे है, टॉप लिस्ट पे है। तो अब जब वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी हम नेशनल टेलीविजन पर भी बैठ के सवाल कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि इंटरनेट होना क्यों जरूरी है पाकिस्तान में, तो फिर बाकी तो आप सब कुछ छोड़ ही दें। अच्छा फरिया, आपसे ये सवाल है कि इंटरनेशनल लेवल पे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं जब आप ट्रैवल करते हैं या आप बाहर दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या समिट्स हैं वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब ये डिस्कस हो कि एक ऐसे मुल्क से हैं जहाँ पर इंटरनेट की बंदिश है या वहाँ पर इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज को सामने आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, और बल्कि और ममालिक में, खासतौर पे एकेडेमिया में भी जो हमारे कॉलीग्स हैं और उनसे ये बात हो रही थी, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं, वो इतने हैरान है कि किस हद तक यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ओवर रीच है, कानून का कोई समझ ही नहीं है, हुकूमत जो मर्जी आए कर ले और कोई रोकथाम नहीं है। आप अदालतों में भी जाते हैं, अदालतों की तरफ से भी या तो फैसले माने नहीं जाते या महीनों की डेट्स हैं, एक्स की बंदिश ही ले लें। तो ये इस तरह का निज़ाम, जब हम ये कहते हैं ना कि इधर भी होता है उधर भी होता है, कोई हवाला नहीं दिया जाता, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता इधर और उधर जो ये कहते हैं। दूसरा ये कि ये हमें लगा देते हैं कि क्या और ममालिक में फायरवॉल है, ये है वो है, ये बिल्कुल इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली चीज़ जिसको फायरवॉल कहा जा रहा है, ये कोई नेटवर्क फिल्टरिंग और मॉनिटरिंग है, किस किस्म की है, ये आम फायरवॉल तो है नहीं। अगर वो चीन जैसी फायरवॉल है तो वो फिर इंफॉर्मेशन कंट्रोल की चीज़ है, तो वो जाहिर है कि उसमें भी फिर हमें कंसर्न होना चाहिए।
और हमारे खास तौर पे इस वक्त जो इंडस्ट्री की तरफ से चीजें आ रही हैं, जो इम्पैक्ट फ्रीलांसर्स को हुआ है, आपने अपनी इमेज रेप्यूटेशन तबाह कर दिए, उन लोगों से उनके रोजगार छीन लिया है। आपके बैरूनी ममालिक में तो देख रहे हैं कि कितनी अनस्टेबल मार्केट है कि कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी वेबसाइट, कभी एप्लीकेशन, कोई उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म भी नहीं है। हुकूमत कह रही है कि हम कुछ नहीं कर रहे, ना इसको सुधारने के लिए कुछ कर रही है। तो ये देखा जाएगा कि क्यों यहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा। असद बेग साहब, आपसे जानना चाहूंगी, दुनिया वैसे वाकई चांद पे पहुंच गई है और अब भी हमें जी इंटरनेट के सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास इंटरनेट ही नहीं आ रहा, जबकि हम देखें तो अब ज़्यादातर जो यूथ है वो ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा कर रही है, ऑनलाइन ज़्यादा कमा रही है, तो डॉलर्स भी आ रहे हैं ऐसे में। तो डिजिटल बिजनेस को कितना नुकसान हो सकता है अगर ये बहाल ना हो और ऐसे इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार रहे तो? देखिए मेरी बहन, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। जो फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये जो कंपनीज हैं, ये टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं, दुनिया का कैपिटल सबसे ज्यादा है इनके पास। लेकिन एक मिनट के लिए सोचें कि क्या अमेरिकन गवर्नमेंट ने खुद बैठ के फेसबुक बनाई थी? ऐसा नहीं था ना। बिल्कुल ऐसा। मार्क ज़करबर्ग फाउंडेड फेसबुक हिमसेल्फ, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया था। जी सही है। बिल्कुल इसी तरह ही जब आप किसी भी मुल्क में, हमारे यहाँ इनोवेशन बहुत है, हमारे जो लोग हैं उन पे बहुत टैलेंट है, आप गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना होता है कि वो उनको इनेबलिंग एनवायरनमेंट फराहम करती है, और वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट में फिर बात वहीं पर आएगी कि जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टॉप पे होता है। तो यही वो काम है जो कि हमें चाहिए गवर्नमेंट को करने का पाकिस्तान में, और बिल्कुल उसका उलट हो रहा है यहाँ पे। लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि उनके पास हर्डल्स ऐसी हैं कि वो नहीं कर पा रहे। काम करना चाहते हैं ऐसे, तो टैलेंट भी यहाँ पे भरपूर है। अच्छा, जो अदर साइड ऑफ द पिक्चर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा जाता है जी कि प्रोपेगेंडा किया जाता है, फेक न्यूज़ आती है जिसकी वजह से खदशात हैं। डिजिटल टेररिज्म की टर्म जो है वो यूज़ की जा रही है कि जी डिजिटल टेररिज्म अब जो है वो फैल रहा है। तो यकीनन जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको भी नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। तो असद, आप डिजिटल एक्टिविस्ट हैं, फरीहा डिजिटल एक्टिविस्ट हैं, और आई एम श्योर कि आपके सर्कल में और कई इस तरह से लोग होंगे, तो कोई तजवीज़ हुकूमत के सामने रख सकें कि किस तरह से ये मामलात भी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार ना करें और जो आवाम है वो भी पीसफुली काम करती रहे? क्योंकि हमने इसके एग्जांपल्स भी हैं, एक मिनट अगर आप दे दें, अरब स्प्रिंग वाले जैसे मामलात हम देखें किस तरह से वो फैली सारी पूरी खबर इतलात सोशल मीडिया के जरिए, और फिर एक लंबा प्रोटेस्ट हमने देखा भी हालिया बरतानिया में। हम देख रहे हैं कि एक फेक न्यूज़ बस इंटरनेट पे किसी खातून ने वो पोस्ट कर दी और वो दाएं बाजू की जितनी जमातें हैं वो सड़कों पर है। देखिए ऑनलाइन हार्म्स से कोई वो नहीं कर रहा, ऑनलाइन हार्म्स बहुत ज्यादा है। सॉरी फरिया, गो ऑन। जी फरिया, आप बताएं। जी, मैं सिर्फ ऐसा कह रही हूँ कि बांग्लादेश का आप देख लें कि जिस हद तक वहाँ पे एक आयरन ग्रिप था, आपने इंटरनेट बंद किया, आपने तशद्दुद किया लोगों पे जो रियासत है, और उसके बाद क्या नतीजा निकला। तो थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, आंखें खुली रखें, देखें क्या हो रहा है। ये हमारी भी अपनी हिस्ट्री जो रह चुकी है, इतना ना दबाएं लोगों को। जहाँ लेजिटिमेट इश्यूज हैं, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो तो नहीं एड्रेस होते। जो साइबर क्राइम्स का शिकार हैं, जो बाकी चीज़ों का शिकार हैं, उनके पास तो नहीं है रिड्रेस, होते जाते हैं, उनके कंप्लेंट्स का कुछ नहीं होता। तो अगर तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो मेरा मानना ये नहीं है, तो पहली चीज़ तो शफाफियत होनी चाहिए। बताएं ना कि कर क्या रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या उससे हमें फ़ायदा हासिल होगा। अगर ये शफाफियत ही नहीं है, डिस्क्लोजर ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो जाहिर है फिर हम सोचेंगे कि और ये कंट्रोल के लिए ज़ुमरे में जा रहा है। जहाँ तक बात है डिजिटल टेररिज्म की, बाकियों की, इसके भी कोई आपके कंपैरिजन नहीं है। डिजिटल टेररिज्म आपने कॉइन कर दिया है। देखिए ये बिल्कुल बात ठीक है कि डिसइंफॉर्मेशन है, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन तो रियासत भी फैला रही है, हुकूमत के नुमाइंदे भी फैला रहे हैं, उनकी कौन पकड़ करेगा? जो जेन्युइन इश्यूज हैं, जो आपके यूजर्स और सिटीजन्स को इम्पैक्ट करते हैं, उनको एड्रेस करना है, लेकिन एक कंसल्टेटिव मैनर में एड्रेस करने की ज़रूरत है। इस तरह की खुफिया तौर पर चीज़ें करके फिर मुकर जाना कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि वाज़ेह तौर पे हमें नजर आ रहा है कि इसकी ये मुतासिर हो रहे हैं, अब मईशत भी मुतासिर हो रही है, हुकूक भी। इस तरीके से नहीं हो सकता। असद, आपका पॉइंट इसी नुक्ते पे? देखिए मैं आई थिंक फरिया ने कवर कर लिया, मैं छोटी सी एक बात करूंगा। आपने 2016 में ये जरूर सुना होगा कि रशियन इन्फ्लुएंस हुआ था, और अमेरिकन इलेक्शंस में जो डिसइंफॉर्मेशन थी वो फैलाई जा रही थी मैसेडोनिया से एंड सो ऑन। इतनी बड़ी बात हो गई। आपका क्या ख्याल है कि अगर ये मसला बंद करने से हल होता तो अमेरिका में फेसबुक बंद ना हो चुकी होती अभी तक? तो बात यह है कि बंद प्लेटफॉर्म्स करने से कोई मसला हल नहीं होता।
जो प्यूनिटिव मेजर्स हैं वो इसमें काम नहीं करते। आपको यू हैव टू वर्क विद द कम्युनिटी, आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा अपने मास्टर्स को, आपको ऐसे मेजर्स लेके आने पड़ेंगे जब आप एक लॉन्गर टर्म सोल्यूशन की तरफ जाएं। वो काम हमने करना नहीं है। आसान काम ये है कि एक्स को बंद कर दें या फिल्टरिंग सिस्टम लगा दें। और मसला ये है कि उससे मसला हल नहीं होगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। मसला हल नहीं होगा। अच्छा देख साहब, लास्ट पे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आखिर हम कब तक वीपीएन पे ही रहेंगे? ये मसला आपको कब तक सॉर्ट होता नजर आ रहा है कि अवाम इससे इतनी मुतासिर है, हमारा बिजनेस मुतासिर है, सोशल लाइफ पूरी जो सोशल मीडिया की लाइफ है वो सारी मुतासिर है, तो ये कोई मसला आपको हल होता नजर आ रहा है? और अगर नहीं होता है तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इसके फिर ऑल्टरनेट हम क्या वेज यूज कर सकते हैं? देखिए, हम होप ही कर सकते हैं। मैं तो इतनी बात ही करूंगा वीपीएन का कि इशू हम तो होप और ही कर सकते हैं कि मेरे ख्याल से ये इन्होंने जो स्टेट सेटिंग की है अपने बयान के जरिए मिनिस्टर ने कि वीपीएन्स की वजह से स्लो डाउन हो रहा है, और वैसे ये वीपीएन्स ब्लॉक भी कर रहे थे और रजिस्ट्रेशन की तरफ भी ले जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से तो और मजीद ये इश्यूज आएंगे कि जो वीपीएन्स चल भी रहे हैं वो भी मजीद बंद किए जाएंगे। दूसरा ये कि ये बेहतरी की तरफ जाता नजर आ नहीं रहा है। देखिए, अगर ये चीज सो कॉल्ड नॉर्मलाइज भी जाती है, इंटरनेट आपका सही हो भी जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये ठीक हो गया। जो डैमेज हो गया है, सही बात है। लेकिन असद बेग साहब, इस पर आपका क्या पॉइंट है? हमारे पास क्या अल्टरनेट वेज हो सकते हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है? अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी डिले से आ रही है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, आप कंटिन्यू करें प्लीज। ओके, ग्रेट। सो देखिए, मैं लाइक आई वाज सेइंग कि हम होप कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को समझ आ जाए कि हमारे लिए इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट है। आपने भी स्टार्टअप्स की एग्जांपल दी इंडिया के, मेरे पास 10,000 ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे पाकिस्तान से लोगों ने अपने करियर शुरू किए और अब वो जाके दुबई में और बाकी मुल्कों में कंपनीज बना रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं। ये होगा तो इसमें हमारा कोई भला नहीं है। गवर्नमेंट को सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि वो जो मेन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जिम्मेदारी ले ले, और जो हमारे इनोवेटिव यंग लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको वो सिर्फ बेसिक सहूलियात फराम कर दे। सिर्फ इतना करना है गवर्नमेंट को, बाकी वो खुद पॉवर्टी एलिवेशन कर लेंगे अपनी। बहुत शुक्रिया आपका असद बेग एंड फरीहा अजीज, आपने टाइम दिया सुनो पाकिस्तान को और इंटरनेट की जो स्पीड से मुतल्लिक आजकल इत्तलात आ रही हैं उस पर अपना एक एनालिसिस दिया, अपना मौके पेश किया। आप अजीम, एक जो मेरी बात सोच मुझे आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो पेट की चर्बी की बात होती है ना, जब भी होती है तो पेट की चर्बी कम करना कहते हैं बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसकी एक्सरसाइजेज इतनी टफ होती है, बड़ा मुश्किल होता है, आप समझ नहीं पाते आप क्या करें, तो वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। उनके लिए जी हमने हल निकाला है, और ये कि पेट की वजह से अच्छे खासे इंसान की जो शख्सियत है वो शदीद मुतासिर होने के साथ साथ शर्मिंदगी का भी बायस बनती है, तो जिससे छुटकारा पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हमारे की जाती है। पास माहम फिटनेस कोच सैमी चौधरी की एक रिपोर्ट मौजूद है, वो एक्सरसाइज करके दिखा रही है जी, आइए देखते हैं। क्या आप भी अपने बेली फैट से परेशान हैं और कुछ भी पहनते हैं सूट नहीं करता, तो आपको मजीद परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हेलो, दिस इज सैमी चौधरी, योर फिटनेस कोच। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक इतनी सिंपल और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जिसे आप जस्ट कुछ ही दिनों फॉलो करके अपना बेली फैट हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं, घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। जहाँ कहीं खड़े हैं आप मेरे साथ इस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट कर दें। तो एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ आते हैं। आपको क्या करना है, जस्ट जहाँ खड़े हैं वहीं पे ही सिंपल सी जॉगिंग स्टार्ट कर देनी है, और कितनी बार करनी है, 30 सेकंड्स के लिए। 1 2 3 28 29 एंड 30। इस तरह के आपको 3 सेट्स लगाने हैं और हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि बेली फैट के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आपको अपने आर्म्स को यहाँ अपने ईयर्स के ऊपर रखना है और अपने लेफ्ट नी बॉल को अपने एल्बो के साथ टच करना है, और इस तरह से 1 2 3 4 5 28 29 एंड 30। 3 सेट्स लगाएंगे 30 के रेपिटेशंस के साथ। 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट होगी, बहुत सिंपल थी। आते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, वो भी बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी अपने लेग्स को ओपन करें और ये लेफ्ट आर्म के साथ राइट वाले हैंड को टच करेंगे और इस तरह से अल्टरनेटिवली टच करेंगे अपने टोज़ को
और करते जाएंगे जब तक 30 कंप्लीट नहीं हो जाते। साथ 30 का काउंट भी करेंगे। 1 2 3 4 28 29 एंड 30। इस तरह के 3 सेट्स लगाएंगे। हमारी एक्सरसाइज जो है 3rd नंबर एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो जाएगी। आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4th की तरफ। बहुत सिंपल है। ये अपने आर्म्स को इस तरह से रखें और 1 2 3 4 30 रेपिटेशंस लगाएंगे। 3 सेट्स लगाएंगे। हर एक्सरसाइज के 3 सेट्स और 20 या 30 रेपिटेशंस जितने मैं आपको बता रही हूँ उतने लगाएंगे और हर सेट को कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। ये हमारी 4th एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 5th की तरफ, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। बहुत इजी है, इसी तरह से ही हम उसको भी करेंगे। उसके लिए आपको जस्ट अपने हैंड्स को इस तरह से करना है और ये और थोड़ी सी जंपिंग। ये नज़र आ रहा है ऐसे। इससे आपने अपने लेग्स को स्ट्रेट नहीं रखना, थोड़ा सा इस तरह से बेंड करना है और इस तरह से ये करेंगे। ओके, तो ये थी हमारी आज की सिंपल सी बेली फैट लॉस एक्सरसाइज। इसके साथ साथ आपने डाइट का भी ख्याल रखना है और इस तरह की मज़ीद एक्सरसाइजेस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, देखते रहें सुनो पाकिस्तान। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जी, तो जनाब सेहत के हवाले से हम आपको बता रहे थे और इतनी एक्सरसाइजेज हैं पेट की चर्बी कम करने का। अजीम, वो क्या कहते हैं, एक होती है दिमाग की चर्बी, वो कैसे कम दिमाग की चर्बी, उसके लिए सेम एक्सरसाइज आपने करनी है जो सैमी चौधरी ने बताई है, लेकिन उल्टे हो। ठीक हो गया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अहम बात है जी, आज 20 अगस्त है और वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले कौम के हीरो, कौम के फ़ख्र, कौम के बहादुर सपूत, कम उम्र तरीन निशान हैदर पाने वाले शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज 53वां यौम शहादत है। ऐसी मिसाल नहीं मिलती। क्या जज्बा, क्या आज़म के कुर्बान हो गए मुल्क की खातिर। इसी पर हमने रिपोर्ट तो देख ली है और हमारे साथ मेन स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं और राशिद मिन्हास की यादें ताज़ा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। रिटायर्ड कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान में आपको वेलकम कहते हैं। सर, कहिएगा कि राशिद मिन्हास 20 साल का एक नौजवान, नडर पायलट और शुजात की अलामत, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, मगर मुल्क की खातिर उन्होंने अपनी जान तो दी और मुल्क पर आंच नहीं आने दी। इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, बिलूम तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से और बिलखसूस पाक फ़िज़ाइया और मेरा ख़्याल है राशिद मिन्हास की फ़ैमिली की तरफ से कि आपने उनको इस दिन के मौके पर याद किया। देखिए, बुनियादी तौर पर जब कोई फ़ाइटर पायलट बनना चाहता है तो ये बिल्ट इन एक एलिमेंट ऑफ रिस्क कह लें या ज़िंदगी को कुर्बान करने का जज्बे के साथ ही सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुआ जा सकता है। इतनी नौउम्री में और इतने अनफोर्सिन या इमरजेंसी के हालात में, जिसके लिए आई एम श्योर राशिद मिन्हास बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये ऐसे हालात थे जिसके अंदर उनका इंस्ट्रक्टर अपना ही, जिन पे आपको ट्रस्ट और एतबार होता है, वही कॉकपिट में आ जाए और वही कंट्रोल संभाल ले और जाहिर है इंडिया की बॉर्डर की तरफ जाना शुरू हो जाए। और मुश्किल से बॉर्डर से कोई 45 किलोमीटर जब रह गए थे, जो कि एक जेट जहाज़ में इतना टाइम नहीं लगता क्रॉस करने में, तो वो चंद लम्हों में या चंद मिनटों में बॉर्डर पार हो सकते थे जी। लेकिन एक वक्त आया जब उनको ये समझ आई कि ये मैं दुश्मन के इलाके में चला जाऊंगा और इसकी मेरे मुल्क को और पाक फ़िज़ाइया को क्या कीमत देनी पड़ेगी, नदामत के अलावा भी। तो उन्होंने समझा, तो इसलिए उन्होंने एक जहाज़ के कॉकपिट के हमारे ऊपर एक कैनपी होती है, उसको जेटसन किया जी, इस ख्याल से कि मेरा इंस्ट्रक्टर शायद अब फ्लाइंग ना कर सके तो या वापस मुड़ जाएगा या हम क्रैश कर। सही। तो एग्जैक्टली वही हुआ। वो कैनपी एक शीशे की बबल सी होती है, जैसे अभी आपने स्क्रीन पे देखी जी। तो उड़ के उनकी टेल पे लगी, जहाज़ आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और फिर फाइट बैक करके उन्होंने रीगेन, इंस्ट्रक्टर ने कोशिश की, लेकिन इस दौरान ही जाहिर है क्योंकि बहुत ही लो लेवल जा रहे थे, अगर वो हाई लेवल ज़रा सा ऑल्टीट्यूड या हाइट ज़्यादा होती तो रेडार पिक हो रेडार से पाकिस्तानी रेडार से पिक हो जाता हमारे, क्योंकि फाइटर्स दूसरे गए हुए थे उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। लेकिन वो इतना लो था, तकरीबन समझे दरख्तों के लेवल पर उड़ रहा था वो। तो ये शहादत पाई। बहुत जज्बा भी था और बहुत ग्रां कदर खिदमात पाकिस्तान के लिए उनकी। बिल्कुल। खालिद चिश्ती साहब, हम समेत हमारे नाजरीन को इस सारे वाक़े का बैकड्रॉप भी ज़रा बताइएगा कि क्यों ये नौबत पेश आई, क्यों उनके इंस्ट्रक्टर की जानिब से जहाज़ को अगवा करने की कोशिश की गई। 71 की जंग जो है वो दिसंबर में हुई थी। हमारे जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में 70 में हो चुके थे, तकरीबन एक साल पहले।
हुकूमत की तरफ से जो हैंड ओवर नहीं हो रहा था ईस्ट पाकिस्तान का, जो उस वक्त की जो जीती हुई पार्टी थी उसमें डिले हो रहा था, ज़ाहिर है उसी वक्त इंडिया ने एक्सप्लॉइट किया उस सिचुएशन को, और जो मायूसी फैल रही थी बंगालियों में उसको कैपिटलाइज़ किया मुक्ति बानी की शक्ल में, फ़िज़िकल मिलिट्री सपोर्ट के सेंस में। तो वहाँ पे मार्च 1971 में हंगामे शुरू हो गए हुकूमत के ख़िलाफ़। तो उन हंगामों को कंट्रोल करने के लिए बहुत डिप्लॉय की गई, फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई, लेकिन जब अगस्त का टाइम आया तकरीबन उस वक्त, क्योंकि वहाँ इतने हंगामे हो रहे थे तो यहाँ भी बंगाली पोस्टेड थे, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक ही मुल्क था ज़ाहिर है जैसे हम जानते हैं, और बंगाली पोस्ट इधर भी पोस्टेड थे उधर भी पोस्टेड थे। तो बंगाली पायलट्स को उस वक्त वक्ती तौर पर ग्राउंड कर दिया गया, उनको उनकी किट यानी कि जो गेयर होता है हमारा फ्लाइंग गेयर और जी सूट और दूसरी हेलमेट वगैरह वो ले लिया गया उनसे, और शायद यही ख़तरा था कि कोई हाईजैक वगैरह जहाज़ ना हो जाए, और वही हुआ फिर। अगस्त में ये उनके अपने इंस्ट्रक्टर थे, और ये राशिद मिन्हास की दूसरी सोलो फ्लाइट थी। सोलो हम उस फ्लाइट को कहते हैं जब एक पायलट अकेला जहाज़ पे जाता है, जब इंस्ट्रक्टर के साथ होता है वो डुअल होता है या इंस्ट्रक्शनल होता है। तो ये उस जहाज़ पे दूसरा मिशन था उनका, और उस दिन भी कहते हैं कि उनका मकसद बंगाली पायलट का ये था, जो बैकग्राउंड आपने पूछा वो ये था कि एक जहाज़ को अगर हिंदुस्तान ले जाया जाएगा तो एक तो पाकिस्तान के लिए नदामत होगी, डॉक्यूमेंट्स को जो भी सीक्रेट अगर वो साथ ले जा रहे हैं तो वो इंडिया के हवाले हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़ी एम्बेरसमेंट होगी, और ये मसला बहुत उजागर होगा कि देखें जी एक फाइटर जहाज़ अपना ही पायलट, क्योंकि उस वक्त तो वो पाकिस्तानी थे, तो वो डिफेक्ट करके गद्दारी करके दूसरे मुल्क में चला गया। तो वो हुकूमत पाकिस्तान के लिए पर्टिकुलरली और एयरफोर्स के लिए बहुत एम्बेरसमेंट होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो ये राशिद मिन्हास ने उसको सर आपने बैकग्राउंड तो बता दिया, मकासद भी बता दिए कि दुश्मन के अज़ाइम क्या थे, और राशिद मिन्हास ने यकीनन बड़ी बहादुरी के साथ खाक में भी मिलाए। ब्लू बर्ड की क्या कहानी है, ये मिशन कोड और ये इसके हवाले से भी कुछ बताएं। ये रेडियो का कॉल साइन होता है जी, क्योंकि जब मैं एज अ खालिद चिश्ती जहाज़ में अब उड़ता हूँ तो मैं अपना नाम यूज़ नहीं करता, हम एक कोड हमें इशू होता है। वो उस दिन राशिद मिन्हास का कॉल साइन था ब्लू बर्ड 166 जी, ठीक है। ये उनकी फ्लाइट नंबर समझ लें, वो फ्लाइट नंबर था, और वो उसके तहत उड़ रहे थे जब आप रेडियो कॉल यूज़ करते हैं। तो जब उन्होंने पहली कॉल दी थी, जब उनके इंस्ट्रक्टर ने ओवर पावर किया, उस जो जिस कॉकपिट में वो बैठे उसमें पैराशूट भी नहीं था, उनके पास अपनी भी फ्लाइंग किट नहीं थी इंस्ट्रक्टर की, वो वैसे ही बैठ गए थे और कंट्रोल संभाल के ओवर पावर करके टेक ऑफ कर गए। जो ही उन्होंने टेक ऑफ किया तो एयर ट्रैफिक वो इतना लो थे, बिकॉज पैराशूट नीचे आपके सीट पे होता है, तो वो नहीं थे, वो ज़मीन पे नज़र भी नहीं आया किसी को कि एक पायलट और पीछे बैठा हुआ है, बिकॉज वो सीट पैराशूट क्योंकि काफ़ी ऊंचा होता है उसकी वजह से वो बहुत लो थे। और जब वो टेक ऑफ कर रहे थे तो उसके बाद उन्होंने अगेंस्ट द एयर ट्रैफिक इंस्ट्रक्शन दूसरी तरफ मुड़ना चाहा, सही वो भी ऑब्जर्व हुआ। इतनी देर में उन्होंने एक दो कॉलें दी, लेकिन राशिद मिन्हास ने पहली कॉल दी कि ब्लू बर्ड 666 इज बीइंग हाईजैक्ड। तो ये वो उसका बैकग्राउंड कॉल साइन है। और उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी, और जो हमारे रेडार थे उन्होंने भी उसको, बाय नेम नहीं होता आमतौर पे, तो वो यही कॉलें हम देंगे उसको कि ब्लू बर्ड 666 व्हाट इज़ योर पोजीशन और ये वो। लेकिन उसके बाद उन्होंने रेडियो पे कोई कॉल नहीं दी। उनकी टोटल 3 कॉलें हैं क्रैश से पहले। मसरूर एयरबेस जो कराची का बेस है वहाँ से कोई 90 किलोमीटर दूर जा चुके थे टुवर्ड्स इंडियन बॉर्डर, और कोई 45 किलोमीटर भी फासला रहता था जब उन्हें जहाज क्रैश हुआ। सही सर, सिंस यू बीन एसोसिएटेड विद वन ऑफ द बेस्ट एयर फोर्सेस इन द वर्ल्ड, तो मैं ये माइंडसेट जानने की कोशिश करना चाहता हूँ, वो जज्बात जानने की कोशिश करता हूँ कि 20 साल की उम्र का एक नौजवान पायलट है, पूरा करियर नज़र आ रहा है, फैमिली नज़र आ रही है, पूरी लाइफ नज़र आ रही है, दोस्त यार नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्या होता है ऐसी सिचुएशन में कि आप वतन की खातिर जहाज़ का रुख मोड़ देते हैं ज़मीन की तरफ? मैं अक्सर लोगों को, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इस सवाल के जवाब में अक्सर मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जॉइनिंग पाकिस्तान एयरफोर्स और पर्टिकुलरली बिकमिंग अ फाइटर पायलट इज़ नाइदर अ प्रोफेशन, नाइदर अ जॉब, इट्स अ पैशन। तो ये कोई वो जॉब सीकर नहीं होते हम लोग। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब आप बड़े होते हैं और कुछ लोग जॉब, मैं उनके खिलाफ नहीं कह रहा, लेकिन जो एयरफोर्स में ज्वाइन करते हैं वो जॉब सीकिंग के लिए नहीं करते, वो पैशन के लिए करते हैं। मैं एतमाद आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जो मुझे एयरफोर्स में सीनियर ऑफिसर्स ने, जो उनके कुलीग हैं, उन्होंने बताया। वो कहते हैं कि जब पहली दफ़ा राशिद मिन्हास की वालदा को पता लगा कि राशिद मिन्हास का जहाज़ क्रैश हो गया, तबाह हो गया, तो उन्होंने इसलिए नहीं बेयकीनी की कि राशिद मिन्हास चला गया। उन्होंने कहा कि वो इतना पुरजोश और जज्बे से भरा हुआ था, वो अपना जहाज़ कैसे तबाह कर सकता।
यानी कि उन्होंने जज्बे को लिंक किया बिल्कुल कि इतना जज्बा होने का वाला बच्चा जो है, जो पायलट है, वो अपना जहाज कैसे तबाह कर सकता है। तो बाद में फिर उनको बताया गया कि नहीं, उन्होंने जहाज खुद तबाह किया और एक कौमी जज्बे से तबाह किया और मुल्क के वकार के लिए तबाह किया। तो ये एक आपकी बात सही है कि अगर आप यूनिवर्सिटी किसी में चले जाएं तो 20 साल के बच्चे आजकल BBA और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, स्टार्ट होती है बिल्कुल अभी, बिल्कुल स्टार्ट होती है। तो वो 17 साल के चले गए और तकरीबन 7 बहन भाई थे। और मैं उनके भाई का एक दफ़ा इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो वो वाकई कहता था कि कोई 14-15 साल की उम्र में उसको कोई काम नहीं था सिवाय जहाज़ों के मॉडल खरीदना, जहाज़ों पे सर यहाँ से मुझे याद आया, हमारे ना टीचर्स हमें जब हम स्कूल लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में और आज तक पढ़ ही रहे हैं, और ऐसी बेमिसाल मतलब एक हस्ती हैं। तो हमारी टीचर्स बताया करते थे कि वो बुक्स भी ऐसी पढ़ते थे, बहादुरी के मतलब किस्से उन्होंने पढ़ने, नौजवानों के किस्से पढ़ने, कितनी मोटिवेशन मिलती है बुक्स से भी आपको मिलती है। तो इस तरह के जो स्टोरीज़ होती हैं हमें कितनी उजागर करने की ज़रूरत है, नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह बन सकें। तो हर फॉरम पर हमें कितना याद करने की ज़रूरत है। आज भी हम याद कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे ता क़यामत, उनकी जो कुर्बानी है याद तो करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन के लिए अब कितना उजागर करने की मजीद ज़रूरत है ऐसी स्टोरीज को? देखिए, ऐसे लोग रोल मॉडल होते हैं जी बिल्कुल, ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, लेकिन आपने सही कहा कि 20 साल की उम्र में एक बच्चा इतना बड़ा काम कर गुजरे मुल्क के लिए, तो वो आज की नौजवान नस्ल के लिए तो डेफिनेटली एक रोल मॉडल या मेंटोरशिप होती है। बेशक हम जो एयरफोर्स में रहे और फाइटर पायलट हम बाद में बने, ऐसी स्टोरीज हम जब MM आलम की, सरफराज रफ़ीकी की जब सुनते थे तो हमें लगता था कि बार इतनी हाई सेट कर गए ये लोग। देखिए, इट्स लाइक एथलेटिक स्पोर्ट्स की बात है, कंपटीशन है, मतलब ये स्टैंडर्ड सेट कर गए और इतनी एक्सपेक्टेशन हमसे की जानी चाहिए भी। और ऑब्वियसली जब वो बार सेट कर जाते हैं और वही आज तक जारी है, ये जैसे मैंने कहा कि जब आपका पैशन बीच में हायल होता है, असल ड्राइविंग फोर्स आपका जब पैशन होता है, तो फिर आप बार को आपको शायद हर बार छोटी लगती है, बिकॉज़ आपका पीछे पैशन। वक्त कम, एक मेरा जाती सवाल से मैं चाहूँगा जरूर अगर वन लाइनर कमेंट कर दें। वो कहा जाता है कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मशीन, इट्स अबाउट मैन बिहाइंड द स्टीयरिंग, मैन बिहाइंड द व्हील्स। तो ये कितनी सच्चाई है इसमें? वो ज़्यादा सच्चाई ये देखिए, दोनों, मैं बाकी फोर्सेस के लिए बड़ा रिस्पेक्टफुल हूँ, लेकिन हमारी फोर्स ये ऐसी है एयरफोर्स जिसके अंदर एक ही मैन बिहाइंड मशीन होता है। जब टैंक्स चलते हैं, जब आर्मर चलता है, जब शिप चलते हैं, तो दर्जनों लोग होते हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा फाइटर पायलट एक ऐसी ब्रीड है जो वाहिद है जो अकेली बॉर्डर क्रॉस करती है, मतलब इट्स अ वन मैन शो, टेक्निकली वन मैन शो, और क्रॉस द बॉर्डर विद दैट स्पीड। वो आपकी बात सही है, हम रियल सेंस में उसकी एग्जिबिट कर रहे होते हैं, मैन बिहाइंड द मशीन, इट्स बिकॉज़ ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वन मैन बिहाइंड द मशीन। थैंक यू सो मच रिटायर्ड कोमोडोर साहब खालिद चिश्ती। ख़ुसूसी आज राशिद मिन्हाज के यौम शहादत के मौका पर बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की, और वाकई इन कहानियों को, हमारे इन हीरोज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है जी। सही जज्बा आता है और एक नई मोटिवेशन होती है और नया जज्बा होता है और आपकी शख्सियत में निखार आता है ऐसी स्टोरीज को पढ़ के, और ता क़यामत याद करते रहेंगे और याद करना भी चाहिए। हमारी यूथ के लिए ये मशाल राह हैं ऐसी शख्सियात। अब कुछ बात करते हैं एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के बारे में, जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि कराची में 35 से 58% पीने का जो पानी है वो चोरी और लीकेज के बायस ज़ाया हो रहा है। ADB का कहना है कि जी 2040 तक पानी की कमी का सामना करने वाले ममालिक में पाकिस्तान 23वें नंबर पर आ सकता है। दूसरी तरफ शहरी इलाकों में 43% आबादी को साफ पानी की अदम फराहमी जैसे मसाइल का सामना है। तो इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। इसी हवाले से हम बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सुहेल रब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, कहिएगा, कराची में ये जो मसला आ रहा है कि जी पानी ज़ाया किया जा रहा है, आई बिन इन कराची फॉर 2 years और मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पानी का कितना मसला रहता है, साफ़ पानी ही नहीं मिलता, लोग पानी खरीद कर यूज़ कर रहे होते हैं, और ऐसे में पानी का ज़िया। तो ये रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए हैं, इस हवाले से बताइएगा। देखें, जैसा कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की हालिया रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि कराची शहर में 35 से 58% पानी जो है वो ज़ाया होता है लीकेजेस की सूरत में, या फिर वो चोरी होता है। तो ये इंकशाफ कोई नया इंकशाफ नहीं है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, अगर हम रिपोर्ट देखें, क्योंकि अगर हम कराची के पानी के हवाले से बात करें और इसकी साइंस को समझना चाहें तो यहाँ पे सूरत हाल यह है कि पानी का आखिरी मंसूबा कराची को K3 की सूरत में 2006 में मिला था। मतलब उसके बाद
तकरीबन 18 साल हो गए और हमारे जो कराची के पानी का सिस्टम है उसमें नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब पानी का एक कतरा भी उसमें इंडक्ट नहीं हुआ। जबकि दूसरी जानिब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर हम मोहताद आदाद और शुमार के हवाले से बात करें तो कराची में इस वक्त जो डिमांड है पानी की वो 1250 MGD यौमिया है। और अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो शहर में 650 MGD शहरियों को मिल रहा है, जिसमें अब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट को शामिल करते हैं कि उसमें 650 MGD जो सिस्टम में मौजूद है उसमें से भी तकरीबन लीकेजेस में और पानी चोरी में कोई 150 MGD वहां से माइनस जो पानी चोरी होता है ये कहाँ से चोरी होता है, वो 450 क्यों चोरी होता है, ये चोरी होकर कहाँ जाता है, इस हवाले से कोई इतलात सामने आ सके? देखें, चोरी होकर पानी कहाँ जाता है? चोरी होकर पानी कराची वालों का पानी कराची वालों को बेचा जाता है। चोरी का पानी इस तरीके से होता है कराची में कि कराची की जो मेन लाइंस हैं, मतलब जो इलाकों की मुख्तलिफ, उनको पंचर किया जाता है। नहीं तो वो जो टैंकर्स में भर के बेचते हैं ये ऐसे ही होता है कि पानी फिर टैंकर्स में भर भर के वो जो बेचा जाता है, ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ता है ये? जी 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 बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये जो मेन लाइंस हैं जो कराची को पानी सप्लाई करती हैं, तो पानी चोर माफिया उनको जो है वो पंचर करता है, वहां से कनेक्शन लेता है और कनेक्शन लेने के बाद बाकायदा एक खुद साख्ता हाइड्रेंट बनाता है, वहां पे पौंड बनाते हैं, बड़े बड़े घड़े जो है वो खोदते हैं जहां पे वो चोरी का पानी मेन लाइन से आ रहा होता है और वो उस घड़े में मतलब जमा हो रहा होता है और उसके बाद वहां से वो वाटर हाइड्रेंट्स की सूरत इख्तियार करता है और वाटर टैंकर के जरिए वही कराची वालों का पानी जो विदाउट एनी कॉस्ट कराची वालों को मिलना चाहिए वो पानी जो है वो बेचा जाता है। कराची वालों का पानी कराची वालों को पानी ज़ाया हो रहा है कराची में और दूसरी जानिब पानी बेचा भी जा रहा है। सुहेल रब, एक और अफसोसनाक खबर है जी हमारे पास शहर कायद से ही गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था कि खातून ड्राइवर ने ओवर स्पीडिंग करते हुए 6 अफराद को कुचल डाला था। तो क्या इतलात हैं इस मामले से मुतल्लिक आपके पास, कैसे पेश आया ये वाक़या? जी, इसमें ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि ये दिल खराश वाक़या कल शाम के औकात में कारसाज कराची में वाक़े शार फैसल पर पेश आया और इसमें जो है वो बाप और बेटी जाँ बहक हुए जो कि स्कीम 33 के रिहायशी थे। बाप इमरान आरिफ जो है वो अपनी बेटी आमना को ऑफिस से लेके आ रहे थे और शार फैसल पे जब कारसाज के करीब वो पहुंचे तो एक तेज़ रफ्तार वीगो वैन जो है वो जिसको एक खातून नताशा चला रही थी वो उनसे बेकाबू हुई और उसने जो है वो इन बाप बेटी को कुचला और साथ में 5 अफराद जो है वो जख्मी हैं। इस पूरे वाक़े में 2 अफराद जो है वो बाप बेटी जाँ बहक हुए हैं जबकि 5 अफराद जो है वो इस इलाके में जख्मी हुए हैं। तो उनकी हालत कैसी बताई जा रही है और खातून की अपनी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, जो 5 अफराद जख्मी हुए हैं उनको तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां पे जो हॉस्पिटल हुक्काम है वो बता रहे हैं कि 4 जो अफराद जख्मी हुए हैं उनकी हालत ख़तरे से बाहर है, ताहम एक शख्स की हालत तशवीशनाक है और उसके बाद जो ड्राइवर थी वहाँ पे जिनके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी गाड़ी नताशा, उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है और उनसे तहकीकात जारी हैं। जी, तो जो कानूनी कार्रवाई हुई सुहेल रब, उस हवाले से कुछ पहलू सामने आ सके इस हादसे के मुतालिक? जी बिल्कुल, अगर हम कानूनी कार्रवाई पे बात करें तो यहाँ पे जब ये वाक़या हुआ तो इसका जो केस रजिस्टर्ड हुआ वो बहादुराबाद थाने में हुआ और इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई की गई उसमें जो ड्राइव कर रही थी नताशा उनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद जो है वो उनसे अभी पूछगछ जारी है और उसके अलावा जो जाँ बहक हुए हैं उनका पोस्टमार्टम भी करा लिया गया है और अभी जो पुलिस हुक्काम है वो ये बता रहे हैं जो विजुअल्स हम देख रहे हैं और हम अपने नाजरीन को उस टीवी स्क्रीन पर जो विजुअल्स दिखा रहे हैं वो बड़े ही दिलखराश लग रहे हैं कि बड़ा स्वेर ये एक्सीडेंट लग रहा है। तो किसी यानी शायद से बात हो पाई हो जो मौके पर मौजूद था, जो वाकया बयान करता हो, कैसे हुआ ये? ओवर स्पीड कर रही थी खातून?
जी बिल्कुल, जब ये वाकया हुआ तो वहाँ पे हम जब पहुँचे तो हमारी ऐनी शाहिदीन से बात हुई। उनका ये कहना था कि ये गाड़ी जो है वो बहुत स्पीड में ये आ रही थी, और जो वाकया हुआ वो ऐसा हुआ कि ओवर स्पीडिंग की वजह से, आपने बिल्कुल सही कहा, गाड़ी जो है वो अगली गाड़ी पे वहाँ टकराई है, और उसके बाद जो है वो जो खातून ड्राइवर थी उन्होंने जान बचाकर भागने की कोशिश की, जिससे उन्होंने जो है वो स्पीड में गाड़ी को मोड़ के आगे से निकलना चाहा बराबर में, जबकि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई थी, ओवर स्पीडिंग थी, तो वो फुटपाथ पे जाके टकराई है, फुटपाथ पे बाकायदा चढ़ी है, और वहां पे जो 2 4 6 लोग थे, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी का टाइम था, तो वहां पे जो बसों का इंतजार कर रहे थे वो वहां पे जो पैसेंजर थे वो वहां जख्मी हुए। तो ओवर स्पीडिंग की वजह से ये हादसा पेश आया, इब्तदाई तौर पर अभी मजीद कानूनी कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई होगी, तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने हमें इस तमाम तर सूरत हाल से अपडेट किया। और ख़वातीन के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं, अच्छा ड्राइव नहीं करती हैं, लेकिन ताज़ी वैसे मैं भी ड्राइविंग सीख रही हूँ, तो एहतियात करनी चाहिए जब भी आप ड्राइव करें, चाहे मर्द हजरात हैं, ख़वातीन हैं, वो ड्राइव करते हुए बहुत एहतियात करें, अब दूसरों का भी ख्याल रखें। प्रोग्राम में आप कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी आबादी के 63% तबके की, यानी यूथ की, हम जैसे लोगों की। तो पाकिस्तानी नौजवान कौम का मुस्तकबिल भी हैं और तरक्की की ज़मानत भी हैं। इनका जोश और तख्लीकी सलाहियतें मुल्क के लिए एक कीमती सरमाया है। इनका अज़्म और हौसला जो है इन्हें न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी मैदान में भी मुमताज़ करता है। चैलेंजेस के बावजूद जो पाकिस्तानी नौजवान हैं अपनी महारतों को बुरोए कार लाते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए भी पुरअज़्म दिखाई देते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी नौजवान का एक बड़ा तबका जो है वो तेज़ी से मायूसी की जानिब बढ़ रहा है। नौजवानों की इस्लाह के लिए एक रियासत की जो जिम्मेदारियाँ हैं क्या हैं, और हम आज के नौजवानों को मायूसी और इंतशार से कैसे बचा सकते हैं अजीम, ये हम अपने मेहमान से जानते हैं जी। हमारे पास बिल्कुल एक्सपर्ट राय लेंगे जी। डॉक्टर हमाद साहब एजुकेशनिस्ट हैं, हमें स्टूडियो में वो ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। डॉक्टर साहब, अभी हमारे इस सेगमेंट के इब्तिदाई से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि नौजवानों में जो मायूसी की लहर है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। एक्चुअली बहुत सी एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है जिसमें एजुकेशनिस्ट ट्रीट कर रहे होते हैं अपने सारे स्टूडेंट्स को। उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ये होती है कि वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट जिसमें हम बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें कि उनका ध्यान एजुकेशन, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा लगे। मायूसी की सबसे बड़ी वजह ये बार बार की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, थोड़ा सा एकदम से बम्बार्ड कर रहे होते हैं हम अपनी पॉजिटिव। अभी पिछले दिनों अरशद नदीम साहब ने मार्का किया हमारे लिए, तो एकदम से आपने फील किया होगा पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी हमारे ऐसे फील हुआ कि सम इलेक्ट्रिसिटी हैज पास थ्रू अस एकदम से। और दिस यूज्ड टू बी ट्रू, बहुत ज़्यादा हम देखा करते थे क्रिकेट के मैच जीत के, हॉकी के मैचेस जीत के, तो शायद ये अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो गई हैं या हम बता कम रहे हैं। खबर मिले कि गोल्ड मेडल लेकर आए हैं जी। तो वो अक्सर आजकल जो है खबरें ऐसी बार बार आ रही हैं जिसकी वजह से माइंडसेट ऐसा हो जाता है। वरना कोई ऐसा मसला हमारे नौजवानों में ऐसा नहीं है कि यही बच्चे बाहर जाके ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कर रहे होते हैं, अच्छी अच्छी जगह पे पढ़ा रहे हैं, अच्छी जगह पे इन्वेंशंस कर रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सच के हमने इनमें कोई सलाहियतों में कमी होगी है। ये सिर्फ माहौल है कि हमने पॉजिटिव लोगों को प्रमोट करना है, पॉजिटिव एग्जांपल सेट करनी है, अपने हीरोज ऐसे बनाने हैं जिसकी तरफ देख के ये लोग और इंस्पायर हो। जैसे कि आपने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं, मतलब खबरें आती ही कम है, कोई इक्का दुक्का आती है तो इंसान बड़ा खुश हो जाता है कि हमें खुशी बड़ी देर बाद मिली है। तो क्या वजह है? सलाहियत भी हैं, टैलेंटेड भी है नौजवान हमारे पास, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्या ऐसे मौके नहीं मिल रहे हैं कि जिसकी वजह से हम पीछे रह रहे हैं? शायद अपॉर्चुनिटीज भी हैं लेकिन मेरिट की कमी है। मेरिट की कमी है, क्योंकि वो जो आप पॉजिटिव खबर तो तभी आएगी ना जब एक बंदे को मेरिट पे प्रमोट करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी भी देंगे। अगर अभी अपॉर्चुनिटी आप ऐसे बंदे को दे देंगे जिसने वहाँ पे जाके कुछ खास नहीं करना, तो आई थिंक मेरिट हमारी सोसाइटी से आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो गया। तो अगर हम ये टीम सेलेक्ट करें या अपने इवन आप जब किसी टीचर को हायर करें, अगर आप मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उसी ने फिर आगे क्या पढ़ाना है और क्या करना है। सो मेरिट, आई थिंक इफ़ वी प्रमोट मेरिट मोर थ्रू आउट, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, स्पोर्ट्स सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, तो आप फील करेंगे कि यही बच्चे हैं हमारे डॉक्टर जो यहाँ से पढ़ के बाहर जाके इतनी अच्छे सर्जन और इतने अच्छे साइकेट्रिस्ट बन रहे होते हैं। आई मीन US वेस्ट के अंदर
लार्ज पार्ट ऑफ मेडिकल फर्टिलिटी इज फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। जी। उनके अपने तो डॉक्टर्स बहुत कम हैं, तो वो यही हैं, तो इट्स हम यहाँ पे उन्हें आगे लेके आए, अच्छे इंस्टीट्यूशंस ने बिल्कुल। उनको अच्छा डॉक्टर लेके साहब, पाकिस्तान नौजवान मुल्क है, नौजवान इस सेंस में कि हमारी मेजॉरिटी आबादी जो है वो यूथ है और वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो सर ये कहिएगा कि एक तो माजी का अगर आप हवाला दे सकें, कहाँ गलती हुई, कहाँ डिट्रैक्ट हुए हम लोग, क्या आज मायूसी है, और दूसरा ये कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड करना है नौजवान तबके को, हुकूमत पे कितनी जिम्मेदारी है, आपके फैमिली इन्वायरमेंट की कितनी जिम्मेदारी? आई थिंक वो ग्रेजुअली डिक्लाइन एकदम से नहीं आता। आई थिंक वो ग्रेजुअली सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने हर बार पॉलिसी चेंज की। हमने कोई नेशनल टारगेट सेट नहीं किया कि हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या है, हमने लेट से फूड सिक्योरिटी कैसे करनी है, हमने कभी सेट नहीं किया कि लेट से वाटर को रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो वो नेशनल लेवल से सेट होते हैं और सक्सेसिव गवर्नमेंट ने कोई ख़ास उसकी तरफ नहीं दी। अब ऑफ कोर्स बहुत एक बड़ा इन्वायरमेंट तो गवर्नमेंट ने ही देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा काम गवर्नमेंट का ही है। उसके बाद देयर हैज़ टू बी हर इंडिविजुअल इंडस्ट्री की, हर ऑर्गेनाइजेशन की, कि उसने भी अपनी पॉलिसी देनी कि विद इन आर सेक्टर तो हमने मेरिट को प्रमोट करना है, हमने इन स्पोर्ट्स को इस तरह प्रमोट करना है, हमने हेल्थ को इस तरह प्रमोट करना है, और देयर आर मेनी वेज टू डू इट। डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने बोला, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कि ओवरनाइट ये नहीं हुआ है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसे हम गुजरते गए और डिक्लाइन अब फेस कर रहे हैं। तो ये कहिएगा कि अब ओवर द नाइट हम लोग कामयाब भी नहीं हो सकते, फौरी ठीक भी नहीं कर सकते सब। पहला कदम क्या होना चाहिए, कहाँ से शुरू करें? सो सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करना। फॉर एग्जांपल के साथ मैं आपको देता हूँ, सो सऊदी अरेबिया बहुत अरसे तक ऑयल डिपेंडेंट था कम्प्लीटली। तो प्रायोरिटी उनकी यही होती है कि हमने ऑयल वेल को किस तरह मैक्सिमाइज करना है, उसकी आउटपुट किस तरह बेहतर करनी है, कितना कम से कम पैसों के अंदर कितने ज़्यादा हम बैरल्स निकाल सकते हैं। बट ये मोहम्मद बिन सलमान के जब से आए हैं, उन्होंने इसे डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। तो अब आप वहाँ पे देखेंगे उनके यूनिवर्सिटीज़ और उनकी सराउंडिंग, इवन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेजर्ट एग्रीकल्चर के, डेजर्ट के अंदर आपने एग्रीकल्चर कैसे ग्रो करना है। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पीने का पानी नहीं, वाटर डिसैलिनेशन, मतलब वो सारा नमक वाला पानी है, उससे कैसे एफिशिएंटली आपने नमक एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये उन्होंने ऑलरेडी प्रायोरिटी सेट की हैं एट गवर्नमेंट लेवल। तो हम भी 4-5 अपनी एग्रीकल्चर सिक्योरिटी, फूड गवर्नमेंट लेवल पे तो प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है ही। सोशल मीडिया का आपको कितना रोल प्ले करता नज़र आ रहा है, क्योंकि आवाम जो है, जो यूथ है, वो सोशल मीडिया को लेकर बड़ी मायूस होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, क्या है, इनसिक्योर है, कॉम्प्लेक्स का शिकार है, किस तरह से मायूसी पैदा कर रहा है सोशल मीडिया खास तौर पे? आई थिंक सोशल मीडिया, एक तो ये कि डिस्ट्रैक्शंस इस वाली जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। जिस ज़माने में हम बड़े हुए थे तो हमारा तो इंटरनेट भी वो टू टाँ करके चलता था, तो उतनी देर में हम खाना खा के आ जाते थे जितनी देर में इंटरनेट कनेक्ट होता था। तो इस वक्त कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि इन्फॉर्मेशन फ्लोज लाइक क्रेजी। लेकिन वैसे आजकल नहीं है कनेक्टिविटी। वो पिछले 1 महीने की अलग बात है, लेकिन द फैक्ट दैट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड इट ट्रेवल्स बहुत फास्ट, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा, आपकी मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जल्दी चली जाती है, और वो एक चीज़ कैन ट्रिगर अ लॉट ऑफ दीज इमोशंस। तो यस, हमें एक तो ये कि ट्रेडिशनल मीडिया से सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्टिव देने की ज़रूरत है। एग्जांपल दें तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने बजाय इसके कि ईमेल पे अनाउंसमेंट्स करें, अब छोटी छोटी रील्स बनानी शुरू कर दी है। बहुत से वीसीज ने छोटी छोटी रील्स बना के बनानी शुरू कर दी है कि इस तरह, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे जा रहा है, तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया सोसाइटी का। तो इन्फॉर्मेशन शायद हमें भी सारों को एक तरह की इन्फॉर्मेशन डिलीवरी का मेथड सोशल मीडिया की तरफ लाना पड़ेगा, ताकि हम वो पॉजिटिव चीज़ें भी, सिर्फ नेगेटिव ही ना उस पर आ रही हो, पॉजिटिव भी आ रही हो, ताकि बच्चे उससे जुड़ा। इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन तो बहुत अरसे से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों थी, लेकिन सोशल मीडिया क्योंकि हाथों में उन लोगों के आ गया ज़्यादा, जो ज़्यादा इस तरह की चीज़ें फैल जाती हैं, तो दी अदर पीपल हैव टू पुट दैट इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन इन दैट फॉर्म, और वो कुछ एफर्ट हो रही है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, टिकटॉक पे आई थिंक पता नहीं 90 लाख वीडियोस गई थी जिनको उतारी गई थी, उसमें से 20% पाकिस्तान से निकाली गई थी, मतलब दे वर नॉट फिट इनफ फॉर इवन टिकटॉक। यस, तो टिकटॉक ने निकाली थी, हमारी गवर्नमेंट ने नहीं निकाली थी, वो टिकटॉक टू गेट डाउन। सो विच मीन्स कि कहीं ना कहीं पे हम इस मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, वो भी इसकी वजह भी फिर यही बनता है ना कि हमारे पास कम्युनिटी लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे और कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई फेस्टिविटी नहीं है जहाँ पर नौजवान तबका एक्सर्शन करे। अब जिनके पास लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, वो तो जिम जाकर या इस तरह से और सेहतमंद एक्टिविटीज़ अपना लेते हैं, लेकिन वो कितने फीसद तबका है? तो मेजोरिटी के पास फ़ोन तो है,
तो फिर वो एक्सर्शन, वो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो फिर कहीं तो निकलेगा। नहीं बिल्कुल, एक हद तक ये बात ठीक है, लेकिन जब हम बड़े हुए थे हमने गली में ही क्रिकेट गली खेली। में क्रिकेट खेली थी, मैं भी यही सोच रही थी, हम भी ऐसे गुल्ली डंडा खेले। तो कबड्डी, हमें बहुत ज़्यादा इस तरह पार्ट्स के तो हमें खेलते भी नहीं थे जी। अवेलेबल, लेकिन शायद सिक्योरिटी की वजह से अब बहुत से लोग गली में क्रिकेट नहीं नहीं खेलते। खेलते। हमने तो बहुत सी चीज़ें गली में ही की हैं, वो शायद पार्क्स में जाके नहीं की हैं। तो शायद वन वे टू sort of promote that activity again होगा कि हम सिक्योरिटी की एनवायरनमेंट अपनी सॉर्ट ऑफ बेहतर करें। सोशल मीडिया पे सोशल तो बहुत हो गए हैं, वैसे सोशल हम खत्म कम हो गया। होते पहले जा वो रहे हैं। जी। इसी तरह ही हम नॉर्मल शाम को खेल रहे होते थे, तो जी। दैट हैज डिक्रीज्ड अ लॉट। आई थिंक उसको दोबारा प्रमोट करें, एक दूसरे के नेबर्स का पता हेल्दी करें एनवायरनमेंट को कौन है। प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हमाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और बड़ी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन रही आपके साथ। नाजरीन, खबर शामिल करते हैं पार्लियामेंट हाउस से, जहां चूहों की भरमार ने बड़े बड़ों को परेशान कर दिया। और खबर यह है कि अब पार्लिमानी चूहों को मारने के लिए सीडीए को ये टास्क सौंपा गया है, जिसके लिए 12 लाख से ज़ायद का बजट भी मुख्तस कर दिया गया है। जी। और ज़रा ये बताते हैं जी कि इक़्तिदार के ऐवानों से चूहे ख़त्म करने के लिए शिकारी बिल्लियों की खिदमात ली जाएंगी। अजीम, वो सुना था ना, बिल्ली दौड़ चूहा आया तो यहाँ पे चूहे दौड़ेंगे और बिल्ली आएगी। और बिल्ली, ये हमारी टीम ने देखे फुटेज कितनी मज़ेदार से निकाली है, बड़ा फोटोशूट किया हुआ है इस बिल्ली का जी। तो बिल्ली ये सफाया करेगी चूहों का। लेकिन मज़े की बात यह है और सवाल ये पैदा होता है कि पार्लियामेंट में इतने चूहे आए कैसे, इतने लवाजमात वहाँ पे खाए देखिए, जाते आप हैं। तैयारी चेक करें जी कि एक तो बिल्लियां भर्ती की जा रही हैं और ये कुछ हमने विजुअल्स लिए भी हैं जो कि कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट बिल्लियां के जिनको आप हायर कर सकते हैं, उनकी जो है वो स्पेसिफिकेशंस भी हम दिखा रहे इसके हैं। लिए खुसूसी कड़कियां भी लगाई मैं यही बात जाएंगी बताने वाला जो था, चूहे माम, मार कि ये मुहिम दिलचस्प में बात है। सीडीए निजी शोबे की भी खिदमात हासिल करेगा। और जराए का कहना है कि पार्लियामेंट हाउस की फॉल्स स्लैगिंग के लिए की वजह से जो चूहों की है वो भरमार है, जिन्होंने कई दफातर में फाइलें भी जो हैं वो कुतर दी हैं तो फाइलें भी खराब हो रही हैं। और आपको ये मजे की खबर हम बता रहे हैं और मुझे खुद ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग खुसूसी ये चीज लग रही है ऑपरेशन शुरू होने वाला है कि जी आपने पार्लियामेंट वैसे के कभी अंदर। खिड़की लगाई और चूहा पकड़ा? नहीं जी, मैंने सुना बहुत है इस बारे में, लेकिन कभी मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि अभी देखे ना, अभी ये खिड़कियां लगाने जा रहे हैं तो ये अब इसको हम कवर करेंगे प्रॉपर सही। तरीके से। जब ये पूरा टास्क, बिलियों की टास्क फोर्स ऑपरेशन लॉन्च करेगी जी। पार्लिमानी चूहों के खिलाफ, तो वैसे ये कि फिर जो ऑब्वियसली फॉल्स, उसकी फुटेज भी आएगी। वैसे मुझे ये भी हैरानगी हो रही है, जो फॉल्स सीलिंग हो रही है वहाँ पे, ये ऐसा क्या हुआ? कोई मतलब इंतजामिया भी नहीं है, कोई वहाँ पे मुरम्मत का काम भी नहीं है, कुछ चीजें भी नहीं हो रही, चूहे आए कैसे? वैसे ये भी सवाल पैदा होता है कि आप इतना अच्छा, वहाँ वैसे पे और कैसे मामलात हैं? माम, आपको क्या लगता है और ऐसे कौन से इकदाम उठाए जा सकते हैं कि इन चूहों को कंट्रोल किया जा सके? चूहों को कंट्रोल किया जाए। वैसे बिल्ली वैसे अच्छी बात है, शिकारी बिल्ली छोड़ दो सारे चूहे खा जाए। बचपन से तो हम ये चूहे बिल्ली की गेम देख रहे हैं कि चूहे और बिल्ली एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहते हैं, तो चूहों के लिए तो बिल्ली ही सबसे बेस्ट है। और अच्छा, खिड़कियां भी हैं। ऐसा हो सकता है, कहा यह जा रहा है कि ये चूहे हैं ये फाइलें कुतर देते हैं, तो अच्छा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा एक जरूरी कागज पार्लियामेंट में पड़ा हो जिस पे बड़ी जरूरी डिबेट होनी है, पता चले जी बजट के जो कागज हैं, ये जो बजट है, चूहे कुतर गए, तो बस उसकी फिर डिटेल्स ही पेपर नहीं की पता तैयारी चल नहीं है पेपर की तैयारी नहीं है, तो बस ये है। अब हम ये चाहेंगे कि ये जो बिल्ली है चूहों को साफ कर दे और चूहे खत्म हो जाए पार्लियामेंट हाउस से। चलें, इसकी तो बात कर ही ली है, बिल्ली चूहों की बहुत बात होगी। एक तरफ मंकी भी है जिसके पॉक्स भी हैं भाई, तो वो सेहत के हवाले से बड़ी ये खबर है कि मंकी पॉक्स का जो वबा है ये जो बहुत फैल रही है, बड़ी तेज़ी से फैल रही है, हर कोई इस नई बीमारी से खौफजदा भी है और इसके जो केसेस भी हैं सामने आ रहे हैं और हुकूमती सतह पर इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। जबकि माहिरीन के मुताबिक जो मंकी पॉक्स है एक मुतादी वायरस है जो कि इंसानों और जानवरों दोनों में पाया जा रहा है और इसका ताल्लुक जो है चीचक के वायरस के खानदान से है, ये बताया जा रहा है। तो और माम, ये वायरस आमतौर पर मुतासरा जानवरों या इंसानों के जो करीबी राब्ते से ये वायरस फैलता है, जो इतलात सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की जब हम बात करें तो वजारत कौमी सेहत ने जुमेरात को एक बयान में पाकिस्तान में पहला मंकी पॉक्स का जो मुश्तबा केस है वो रिपोर्ट होने का इंकशाफ किया था और ताज़ा इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में भी मंकी पॉक्स का एक मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के खतरे के पेश नज़र बैरून मुल्क से आने वाली जो तमाम एयरलाइंस हैं उनको नई हिदायत भी जारी की गई है। मंकी पॉक्स है क्या, कितना खतरनाक है और हम खुद को इस बीमारी से कैसे महफूज रख सकते हैं, ये सब जानते हैं जी। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह टेक्निकल कमेटी बराए इंसदाद मंकी पॉक्स पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, हमारे समझने के लिए बताइएगा कि मंकी पॉक्स बुनियादी तौर पर है क्या और ये कैसे फैलता है? बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने मुझे मौका दिया।
देखें, मॉन्की पॉक्स जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपको कि ये बेसिकली जानवरों से इंसानों को स्विच हुआ है, और ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं है, ये कई दहाइयों से इन्फेक्शन फैल रहा है, और ज़्यादातर अफेक्टेड ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ख़ासकर कॉन्गो। इस दफ़ा कॉन्गो है। ये वायरल इन्फेक्शन है और इसकी दो अक़साम की वायरस हैं, क्लॉड 1 और क्लॉड 2। और इस वक्त जो क्लॉड 1 है इसकी किस्म वो ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये बेसिकली जानवरों से भी इंसानों को लगता है और इंसान से इंसान को भी लगता है, और ये ज़्यादातर एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, यानी कि ये जानलेवा होती तो ज़रूर है लेकिन 5 से 7% में होती है, और ज़्यादातर लोग इससे रिकवर कर जाते हैं किसी भी पेचीदगी के बगैर। डॉक्टर साहब, ये जानलेवा तो होती ही है, ये बताइएगा कि मंकी पॉक्स की अलामात क्या हैं, इब्तदाई तौर पर कैसी अलामात होती हैं और कैसे पता चलता है कि शख्स को मंकी पॉक्स है? देखिए, मंकी पॉक्स का मसला ये है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि अगर ये किसी इंसान को लगती है तो उसको अलामात आते आते 3 हफ्ते तक लग सकते हैं। 5 दिन में भी आ सकती हैं अलामात, या 3 हफ्ते बाद भी। बहुत वेरिएबल है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, और इंक्यूबेशन पीरियड में तो उसको कुछ भी नहीं अलामत होंगी, लेकिन वो फैला सकता है जब जिसको ये वायरस इसके जिस्म में दाखिल हुई है। जब इसकी अलामात होती हैं तो शुरू पे ये एग्जैक्टली जो नज़ला, ज़ुकाम, कोविड की खांसी, बलगम, जिस्म का टूटना और बुखार, कुछ दिन बाद, उसके 5 से 6 दिन बाद जिस्म पे छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम रैश कहते हैं, मैकुलोपैपुलर और फिर पस्ट्यूलर रैश के उसमें थोड़ी सी पस यानी कि सोजिश की वजह से लाल हो जाते हैं, और उन पे ख़ारिश भी होती है और उन पे दर्द भी होती है, और फिर ये कुछ दिनों बाद ये काले होने शुरू हो जाते हैं और खरीन बन के ये हील हो जाते हैं और बुखार उतर जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स के फैलाव को रोकने के लिए कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया है आपको कि ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी और कांटेक्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी का, उससे होती है। तो हमें नंबर 1 तो अपने आप को, अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई और कोमोबिलिटी है, उसको आप कंट्रोल में रखें, उसका इलाज कराएं, ताकि आपका जिस्म इस काबिल हो कि कोई भी बीमारी हो तो उसको कॉम्प्लिकेशंस के बगैर उससे बाहर निकल सके। दूसरा ये है कि क्योंकि ये अब एक पूरी दुनिया में इसका, और WHO ने इसकी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, तो ज़ाहिर है कि हमें भी इसकी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। और जब आप ख़ासकर अगर कोई बाहर से आपका रिश्तेदार, दोस्त आया है, उस एहतियात करें, ज़्यादा कुर्बत नहीं रखें, गले बगल गिर ना हों, उसको चूमें नहीं, हाथ नहीं मिलाएं, और अगर उसको अलामात हैं इस किस्म की और उन एरिया से आया है जहाँ पे सऊदी अरेबिया से या अफ्रीका से, चाहे वो दुबई के ज़रिए आया है या कुछ भी, तो उसको खांसी, बलगम, इस किस्म की अलामात है तो उसको बेशक घर में ही आइसोलेट करें और कोशिश करें कि उससे ज़्यादा जिस्मानी तल्लक नहीं रखें। उसके बाद अगर फिंसियाँ, फोड़े उसको निकल आए हैं तो प्लीज़ उसको फिर भी आइसोलेटेड रखें घर में, और उसके जिस्म को नहीं लगाएं। अगर बच्चा भी है या कुछ भी है, अगर उसको नहलाना भी पड़ रहा है आपको, उस बच्चे को या बड़े को या कुछ भी है, तो फिर ग्लव्स पहने और मास्क पहन के प्रॉपरली फिर उसको टच करें। इसी तरह अगर कोई ऐसी आपको शक भी है कि ये हो सकता है ऐसा, तो करीबी हॉस्पिटल से करें। बिल्कुल जी, अगर अलामात ज़ाहिर होती हैं तो फौरी तौर पर हस्पताल जाएं और एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो तो ज़रूर अपनाएं। डॉक्टर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया।
तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम से मुझे माहम को इजाज़त है। आई एम श्योर जी कि आप लोगों ने आज का प्रोग्राम एंजॉय आज किया का होगा। दिन अच्छा भी गुजरा होगा और अच्छा गुजरे भी इस दुआ के साथ जी। हम चलते हैं, कल फिर हाजिर होंगे मुख्तलिफ और इन्फॉर्मेटिव मौज़ूआत के साथ और आपको बताएंगे भी। तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान और अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।